देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग बोनस इशू स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक तरह से बोनस इशू जो होता है वो पढ़ा था, ठीक है। और एक मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था जो मैंने बोला था बाद में बताइए, क्योंकि उसका कंसेप्ट अलग होता है, तो वो वाला भी देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, बोनस इशू क्या होता है, कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर इशू करती है, मतलब कुछ पैसा वैसा नहीं देती, ठीक है, फ्री में कुछ भी नहीं देना पड़ता है, फ्री में शेयर इशू करती है। बेसिकली कंपनी क्या करती है, वो अपना रिजर्व को यूज करती है। कंपनी एक्चुअली बोलना चाह रही है कि मेरे पास इतना ज्यादा रिजर्व है कि जितने भी पेमेंट वगैरह है, ड्यूज वगैरह, ये सब देने के बाद भी हम चाहे तो फ्री में अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट में रेस्ट्रिक्शंस है कि हम लोग किसी का पेमेंट ड्यू रख के किसी और को फ्री में कुछ दे नहीं सकते, ठीक है। तो फ्री रिजर्व में से हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व में से हम लोग यूज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व सारा यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है, और सीआरआर यूज कर सकते हैं। और प्रेफरेंस कैसे था, पहले सीआरआर क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, हर जगह यूज नहीं होता है, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश वाला, देन अगर जरूरत हो तो फ्री रिजर्व को हम लोग यूज कर सकते हैं। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया था। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने कर लिया था, ये शेयर कर देंगे आज तुम लोग के साथ पीडीएफ। ये इलास्ट्रेशन 1 ये भी कर लिया था, इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि किस तरह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट में देखो, अगर कंपनी का मान लो, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। वन एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड अप शेयर, अगर मान लो किसी एक कंपनी में, ठीक है, किसी एक कंपनी में किसी एक शेयर होल्डर का वन एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड अप शेयर है, ठीक है, तो कंपनी उसे क्या इशू कर सकती है, कंपनी जब बोनस इशू करेगी तो इसे बोनस इशू कर सकती है, ठीक है, बोनस इशू कर सकती है अकॉर्डिंग टू रेशियो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिक्लेयर्ड रेशियो, जो रेशियो डिक्लेयर किया है कंपनी ने, यही हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, ठीक है, कि कंपनी अगर चाहे तो अपने एक फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर को क्या पे कर सकती है, फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर को जो है वो बोनस इशू कर सकती है अपने अकॉर्डिंग रेशियो के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए कंपनी क्या कर सकती है, क्या क्या यूज कर सकती है, किस तरह का रिजर्व यूज कर सकती है, कंपनी अपना सीआरआर यूज कर सकती है, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकती है रियलाइज्ड इन कैश, ठीक है, रियलाइज्ड इन कैश, ठीक है, ये रूल्स है। और उसके अलावा कंपनी अपना फ्री रिजर्व यूज कर सकती है, ठीक है। लेकिन कंपनी अगर अपना एक शेयर होल्डर है, ठीक है, मान लो कंपनी का उसका एक शेयर होल्डर है जिसके पास एक एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर है, पार्टली पेड शेयर है, यानी कि पार्टली पेड शेयर का मतलब हो गया, सपोज कि फेस वैल्यू था 10 रुपीज, ठीक है, और पेड अप है 8 रुपीज, ठीक है। तो पेड अप अगर 8 रुपीज है, तो मुझे ये बताओ कि कितना और कॉल करना चाहिए, कितना और कॉल करना चाहिए, मतलब कॉल्ड अप कितना हो सकता है, 2 रुपीज, ठीक है, फेस वैल्यू 10 है, पेड अप अगर 8 है, तो कॉल्ड अप कर सकता है 2 रुपीज। अब कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी, हम लोगों ने लास्ट दिन क्या पढ़ा था कि कंपनी को 2 रुपीज कॉल करना पड़ेगा, पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, तब जाके बोनस इशू कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट हमें बोल रहा है कि हम लोग अपना जो पार्टली पेड शेयर होल्डर है उसको भी बोनस इशू करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि हम लोग फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर को ही बोनस इशू कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस कंसेप्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पेड अप और फेस वैल्यू का जो गैप है, यानी कि ₹2 पर शेयर और भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ₹2 पर शेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोनस कॉल कर लेंगे। बोनस कॉल बोला जाता है इसे। बोनस कॉल का मतलब क्या हो गया, बोनस कॉल का मतलब हो गया कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी जो ₹2 कॉल करके फिर बोनस इशू करने वाली थी, उसके बिहाफ में कंपनी बोल रही है कि मुझे, मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे ये ₹2 कॉल करने का जरूरत नहीं, इसको भी हम बोनस कॉल मान लेंगे। मतलब ये पैसा हम शेयर होल्डर से नहीं मांगेंगे, इसको भी हम बोनस कॉल कर लेंगे, फिर हम बोनस इशू करना चाहेंगे, ठीक है। मतलब कंपनी ऐसा बोल रही है कि ₹8 तो मैंने ले रखा है इनसे, ठीक है। ₹2 अगर ये नहीं भी दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ₹2 का कर लेते हैं बोनस कॉल, ठीक है। और जैसे इसे बोनस कॉल कर लेंगे, बोनस कॉल कर लेंगे, ये बन जाएगा हम लोग का फुल्ली पेड अप शेयर, ठीक है। फुल्ली पेड अप, ठीक है, फुल्ली पेड अप शेयर। अब देखो ये फुल्ली पेड अप शेयर हो गया, लेकिन ये ₹2 हमारे पास कुछ कैश नहीं आया। सोच के देखो, ये बोनस कॉल किया है। बोनस कॉल का मतलब यूजिंग द रिजर्व, ठीक है। मतलब अभी तक हम लोग रिजर्व वगैरह को यूज कर रहे थे बोनस शेयर इशू करने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल्ली पेड अप शेयर बनाने के लिए बोनस कॉल कर रहे हैं। मतलब ₹2 का हम लोगों ने क्या किया, इस ₹2 को ही बोनस कॉल कर दिया, ठीक है। मतलब फुल्ली पेड अप शेयर बना दिया। तो इसमें हमारे पास कोई कैश नहीं आया। तो अब क्या बोल रहा है, कंपनी ने, कंपनीज एक्ट ने फिर से रेस्ट्रिक्शन लगाया। क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया कि तुम ये बोल रहे हो, मतलब ऐसे कंपनी को बोल रहा है कि कंपनी ऐसा बोल रहा है कि अगर वो अपना जो रिजर्व है वो उसके पास इतना ज्यादा है कि वो फुल्ली पेड अप भी बनाने का जरूरत नहीं है उसकी, उसको शेयर को, ठीक है, फुल्ली पेड अप बनाने का जरूरत नहीं है। तो फिर कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि सीआरआर इस केस में यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो बोनस कॉल बना रहे हैं तो इसको भी हम लोग रिजर्व से ही यूज करेंगे। तो सीआरआर मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो वाला ऑप्शन भी नहीं ले सकते हो, यानी कि रियलाइज्ड इन कैश, ये वाला ऑप्शन भी नहीं ले सकते हो। और थर्ड जो है, ठीक है, थर्ड जो है, यहाँ पर फ्री रिजर्व सिर्फ इसी को यूज कर सकते, ठीक है। फ्री रिजर्व सिर्फ इसी को ही यूज कर सकते हो अगर हम लोग बोनस शेयर को फुल्ली पेड अप, सॉरी, एक शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए जो शेयर होल्डर है उससे कैश नहीं कॉल करके, कैश में वो पैसा नहीं लेके, उसी उसी शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए अपने रिजर्व को यूज करना चाहते हैं, उसे बोनस कॉल बोला जाता है। और उस केस में हम लोग सीआरआर या सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर समरी देखें तो कंसेप्ट क्या हुआ, कंसेप्ट ये है कि एक एग्जिस्टिंग पार्टली पेड पार्टली पेड अप शेयर है, ठीक है। हमें इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है फुल्ली पेड में, ठीक है। हमें क्या करना है, कन्वर्टेड टू फुल्ली पेड अप, ठीक है। हमें इसे फुल्ली पेड अप करना है, ठीक है। हमें इसे फुल्ली पेड अप करना है। और उसके लिए कैसे करेंगे, ये कन्वर्टेड टू फुल्ली पेड अप जो करेंगे उसके लिए कैसे होगा, थ्रू, यहाँ लिख देते हैं, थ्रू बोनस कॉल, ठीक है। थ्रू बोनस कॉल हम लोग ये करेंगे, ठीक है। और बाय यूजिंग ओनली फ्री रिजर्व, ठीक है, बाय यूजिंग ओनली फ्री रिजर्व, बाय यूजिंग ओनली फ्री रिजर्व, ठीक है, ओनली फ्री रिजर्व। इसको यूज करके हम लोग अपना जो शेयर्स है उसे पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप करेंगे। ओनली फ्री रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड, ऐसे लिख लो, ओनली फ्री रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं प्रीवियस कंसेप्ट के तरह, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, इस पे क्वेश्चन देखने से तुम लोग को क्लियर होगा कि क्या हो रहा है मेनली। यहाँ पर क्या बोला है, देखो, ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख, ठीक है। एक लिमिटेड कंपनी है जिसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है, 5 लाख है, ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइब का मतलब है कि जितना शेयर्स जो है पब्लिक ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो 5 लाख रुपीज जो है जनरेट हुआ है एज ए कैपिटल। अब ये कैसे है, कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर 10 each, कॉल्ड अप कैपिटल अभी तक है 7.5, मतलब 50,000 शेयर सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन पेड अप कितना है 7.5, तो पार्टली पेड अप है। तो हम लोग और कितना कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 2.5। लेकिन क्या बोला है देखो,
a bonus of 1,25,000 declared out of general reserve to be applied in making the existing share fully paid up. मतलब बोनस शेयर इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो मतलब कम जो शेयर होल्डर है उसके लिए बोनस क्या हुआ, उसके लिए बोनस ये हुआ कि उसे और 2.5 पे नहीं करना पड़ेगा, उसके शेयर को फुल्ली पेड अप कौन बना रहा है, कंपनी बना रहा है, और कंपनी बोल रहा है यही तुम्हारा बोनस है, ठीक है, मतलब तुम्हें और 2.5 रुपीज नहीं देना पड़ेगा, हम तुम्हारे शेयर्स को फुल्ली पेड अप बना देते हैं, यही तुम्हारा बोनस है। अब देखो 2.5 करके 50,000 शेयर्स पे इनको कॉल करना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो कितना अमाउंट होता बोल सकते हो, 2.5 करके 50,000 चेक कर लेते हैं, 50,000 इंटू, हाँ बोलो, 1,25,000, ठीक है, ये देखो यहाँ पर वैल्यू तुम लोग को दिखेगा, कितना दिख रहा है, 1,25,000, मतलब कंपनी बोल रहा है शेयर होल्डर लोगों को कि तुम लोगों को 1,25,000 और नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है, तुम लोगों को पर शेयर पे 2.5 नहीं लाना पड़ेगा, तुम लोग के इस पैसे को हम लोग अपने रिजर्व से जो है एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब 1,25,000 कंपनी के पास एज ए कैश नहीं आ रहा है, उसकी जगह कंपनी रिजर्व को यूज कर रही है, इसे बोले जाते हैं बोनस कॉल। मतलब ये कैसा बोनस कॉल है, एक तो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक रेशियो में बोनस देना, वो अलग बात हो गया, वो फुल्ली पेड अप शेयर को ही दिया जाता है, और ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप बना रहे बट विदाउट टेकिंग मनी फ्रॉम देम, ठीक है, हम लोग उनको क्या बोल रहे हैं, ये पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, मतलब फ्री में हो गया ना, मतलब 2.5 रुपीज इनका फ्री में हो गया, इनको 2.5 देना नहीं है, जबकि 2.5 देने पे जो फुल्ली पेड अप होता वो हो गया, इसीलिए ये जो कन्वर्जन है इसको बोला जाता है बोनस कॉल, ठीक है, जैसे कि फाइनल कॉल होता है, अलॉटमेंट कॉल होता है, इसको बोलेंगे बोनस कॉल। क्यों बोनस कॉल, क्योंकि कंपनी के लिए ये बोनस कॉल है, कंपनी कॉल कर रही है बट पैसा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी फ्री में करना चाहती है, रिजर्व यूज करके करना चाहती है, और रिजर्व को कैपिटलाइज करना ही बोनस होता है, और जैसे ही रिजर्व यूज कर रही है तो कैपिटल बढ़ रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है बोनस कॉल। तो इनको और रेशियो के हिसाब से और शेयर्स नहीं भी दे कंपनी तो चलेगा, रेशियो के हिसाब से और शेयर इनको नहीं मिलेगा, इनका यही जो है इनका बोनस हो गया, ठीक है, तो ये पॉइंट अलग होता है थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या बोला है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर बोला है कि ए बोनस, ये देखो बोनस ऑफ 1,25,000, तो बोनस ना रेशियो बोला ना कुछ, फिर बोनस कहाँ से आ गया, इसका मतलब यही है कि 2.5 करके चेक करके जब तुम लोग देखोगे कि तुम लोग को मिलेगा ये 1,25,000, मतलब कंपनी 1,25,000 का जो ये है क्या बोलते हैं उसे, जो पार्टली पेड अप वैल्यू है उसको फुल्ली पेड अप बना रही है, और बोनस कॉल करके मतलब शेयर होल्डर को कुछ देना नहीं पड़ेगा। अब ये कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग को बता भी दिया है, देखो जनरल रिजर्व यूज करने के लिए, ठीक है, आउट ऑफ जनरल रिजर्व, लेकिन मैंने रूल्स भी बताया तुम लोगों को, अगर यहाँ पर इनके पास बैलेंस शीट में सीआरआर है या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो भी ये लोग यूज नहीं कर सकते, अगर बोनस कॉल करना है तो जनरल रिजर्व को ही यूज करना पड़ेगा, मतलब फ्री रिजर्व को, ठीक है, फ्री रिजर्व जिसके अंडर जनरल रिजर्व आता है, ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कंपनी पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए बोनस कॉल कर रही है, only and only free reserve can be utilized, other reserves like CRR या फिर मान लो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश, ये सब यूज नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ कंपनी अगर अपने पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप बना रही है, कॉल करके पैसा रिसीव कर रही है, देन बोनस इशू कर रही है, तब वो सारे रिजर्व जो भी लिस्ट में आते हैं वो सारे यूजेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका एंट्री हमें देखना पड़ेगा इस केस में एंट्री कैसा होगा, क्योंकि एंट्री तो थोड़ा सा अलग होगा ही, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करके देखते हैं, देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पर समझ में आ रहा है हमें कि हम लोगों को कॉल मनी कॉल नहीं करना है, हम लोग को अपने रिजर्व को यूज करना है कॉल मनी के लिए, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जनरल रिजर्व यूज कर रहे हैं, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है, इसे यूज करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, हम लोग बोनस देंगे शेयर होल्डर को, लेकिन बोनस इन द टर्म ऑफ रेशियो नहीं, इनका जो पार्टली पेड अप शेयर है इनको फुल्ली पेड अप करें, मतलब फ्री में एक एक जन को 2.5 रुपीज का बेनिफिट करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, यहाँ पर हो जाएगा बीइंग मेकिंग
प्रोविजन ऑफ बोनस इशू। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट लिखना पड़ेगा 50,000 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा 1,25,000। ठीक है, तो ये एंट्री क्या हुआ, ये एंट्री रीड करके देखो, ये एंट्री हो रहा है कि मेरा रिजर्व कम हो रहा है, कितने से, 1,25,000 से, और क्रेडिट क्या हुआ, मुझे शेयर होल्डर को इतने का बोनस देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा कॉल का एंट्री हमें करना पड़ेगा। हम लोग कॉल कर रहे हैं लेकिन कॉल से पैसा नहीं लेंगे, ठीक है, और उसी पैसे को हम लोग बोनस बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी भी लिख सकते हो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना फाइनल कॉल करना चाहिए था, 50,000 इंटू 2.5, यानी कि 1,25,000 का हम लोग फाइनल कॉल करेंगे। ठीक है, और एंट्री क्या होगा, फाइनल कॉल का एंट्री जो होता है वही वाला, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000। ये हो गया बीइंग फाइनल कॉल ऑफ ₹2.5 per share on 50,000 equity share due as per board resolution। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन डेटेड। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये हो गया सेकेंड एंट्री। अब हम लोग को क्या करना है, अब नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग कॉल किए हैं तो हमारे पास पैसा आने से हम लोग क्या एंट्री करते हैं, ऐसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, अब हमारे पास बैंक तो नहीं आ रहा है लेकिन टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल तो करना पड़ेगा। फिर डेबिट किसको करेंगे, बोल सकते हो, हमारे पास तो पैसा नहीं आ रहा है ना, कंसेप्ट समझो, हम लोगों ने फाइनल कॉल किया है बट पैसा नहीं लेंगे, तो पैसा लेने से बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल होता, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल। हाँ बोलो। बोनस शेयर के डेबिट হবে, बोनस शेयर नहीं, बोनस की लिखता है, बोलो बोनस टू, ये वाला बोनस होगा। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू হচ্ছে फाइनल कॉल। हाँ, फाइनल कॉल, ठीक हुआ है। देखो हम लोग को करना पड़ेगा बोनस टू शेयर होल्डर, सॉरी बोनस टू शेयर होल्डर, हाँ, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, क्योंकि ये पैसा डायरेक्टली उनके पास जा रहा है, टू शेयर फाइनल कॉल। कितना हो जाएगा, वही सेम अमाउंट 1,25,000 being bonus applied फॉर कॉल, मतलब बोनस को यूज किया कॉल करने के लिए। ठीक है, बोनस का वैल्यू, रिजर्व को यूज किया कॉल, मतलब शेयर को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या एंट्री होगा, और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीशन। अब देखो हम समझाते हैं, तुम लोग अगर इसे देखोगे तो देखो, जनरल रिजर्व डेबिट हुआ है, फिर हुआ टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर हुआ इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर यहाँ पर हुआ बोनस टू शेयर होल्डर। देखो, बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर कैंसिल। ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और यहाँ पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब बात वही हुआ कि हम लोगों ने अपने रिजर्व को यूज किया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व कन्वर्ट इनटू कैपिटल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पार्टली पेड अप शेयर को ही हम लोगों ने बोनस दे डाला। कैसे, बोनस का अमाउंट क्या है, रेशियो मेशियो तो कुछ था नहीं, ये बोनस वही है कि जो अमाउंट शेयर होल्डर ने नहीं दिया था, जो पार्टली पेड अप वैल्यू था, उस वही वाला कंपनी बोल रहा है आप लोग को नहीं देना पड़ेगा, तो उनके लिए तो बोनस हो गया, फ्री में मिल रहा है, ₹2 2.5 करके पे नहीं करना पड़ रहा है। तो इस केस में इस तरह से एंट्री होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि यहाँ बोनस कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन में ही, मतलब पढ़ने से तुम लोग समझ जाओगे। इसका और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप कैपिटल ऑफ 50 लाख। अब देखो ये फुल्ली पेड अप है, मतलब कुछ भी पार्टली नहीं, मतलब कुछ भी कॉल नहीं कर सकता है कंपनी,
consisting of equity share of 10 each had general reserve 9 lakh. It was resolved to capitalize 5 lakh out of general reserve. ये लोग चाहते हैं कि 5 लाख रुपीस जनरल रिजर्व से लेके उसको कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। कैसे? बाय इशूइंग 50,000 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर 10 each शेयर होल्डर टू गेट 1 such share for every 10 share held by him in the कंपनी। और रेशियो बता दिया है। देखो जब रेशियो बता रहा है, ये सब बता रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस चीज का बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 लाख जनरल रिजर्व में है, फुल्ली पेड अप शेयर है, तो इसका मतलब बोनस कॉल तो नहीं करेंगे। कॉल कब होता है? जब पार्टली पेड अप रहता है। अगर फुल्ली पेड अप है तो बोनस कॉल तो नहीं हो रहा है। सभी शेयर होल्डर ने अपनी तरफ से जो भी देना था 10 रुपए करके एक शेयर पे दे रखे हैं, जितना भी उनका होल्डिंग है। अब कंपनी बोल रहा है कि मेरे पास 9 लाख रिजर्व में है, हम 5 लाख कैपिटलाइज करना चाहेंगे। जैसे ही 5 लाख कैपिटलाइज बोल रहा है, इसका मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितना शेयर जो है बोनस इशू हुआ है। लेकिन हमें क्वेश्चन में वो भी बता दिया है, 50,000 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर 10 रुपए वाला, तभी हो रहा है 5 लाख। ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 सच शेयर्स फॉर एवरी 10 शेयर, मतलब 10 शेयर होल्ड करने से एक बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कंपनी का कितना शेयर होल्डर है, बोल सकते हो कंपनी का कितना शेयर होल्डर है? 5 लाख, क्योंकि 50 लाख कैपिटल है, 10 एक एक शेयर का वैल्यू है, तो 5 लाख जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, ठीक है। तो 5 लाख के लिए कितना देना पड़ेगा? 1/10 इंटू 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख और यहाँ पर 0 0 हटा दो, 50,000 हो गया। वही चीज 50,000 बोनस इशू हो रहा है, ठीक है। और ये फुल्ली पेड अप शेयर पे हो रहा है, तो यहाँ बोनस कॉल का तो कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल लास्ट दिन किया था उसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा। पहले यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन, मतलब 2 पार्ट है इसका। अच्छा, जनरल रिजर्व को हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर बता दिया है जनरल रिजर्व को यूज करना है। जनरल रिजर्व पहले ड्यू कर लेते हैं, देखो ड्यू एंट्री कर लेते हैं। जनरल रिजर्व, हाँ ठीक है, तो कर रहे थे जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 50,000 जो है इशू करना पड़ रहा है। क्वेश्चन भी बता दिया, तुम लोग चाहो तो अगर नहीं बताता तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते थे जितना भी इंफॉर्मेशन है उससे। बीइंग प्रोविजन ऑफ बोनस, मतलब बोनस का जो प्रोविजन है उसके हिसाब से हम लोगों ने जनरल रिजर्व को यूज कर लिया है बोनस देने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बोनस दे देंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 5 लाख being issue of 50,000 bonus share at ₹10, ठीक है। अच्छा, तो ये एक कंसेप्ट था हम लोगों ने देखा। अच्छा, अब एक जो है और एक रूल्स है वो भी दिखाते हैं, देखो। और एक कंसेप्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम जो रियलाइज्ड इन कैश है, उसके ऊपर एक प्रोविजन, देखो क्या होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश, हमें पता है कि अगर हमें बोनस इशू के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है तो वो हमेशा होना चाहिए रियलाइज्ड इन कैश। जो रियलाइज्ड इन कैश नहीं उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। वो कैसे होता है वो भी मैंने लास्ट दिन बोला था, ठीक है। अच्छा, अब देखो कंपनी 2 तरह का हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में तुम लोग देखोगे कहीं लिखा हुआ रहेगा लिस्टेड कंपनी, कहीं लिखा होगा अनलिस्टेड, ठीक है। जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन 3 किया था, यहाँ पर 3 या 4 कहीं पर एक लिखा हुआ था लिस्टेड कंपनी बोल के, ठीक है। तो कंपनी हमारा लिस्टेड भी हो सकता है, अनलिस्टेड भी हो सकता है, और उसके हिसाब से प्रोविजन देखो क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं लिस्टेड कंपनी, यहाँ पर लिख दिया मैंने अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब लिस्टेड कंपनी का क्या है? लिस्टेड कंपनी का रूल्स ये है कि ये क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये भी इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी है तो कंपनीज एक्ट तो दोनों पे ही लागू होगा।
कंपनीज एक्ट जो है ये तो दोनों पे ही लागू होगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट। अच्छा, मुझे बोला सेबी किस पे लागू होगा, लिस्टेड पे या अनलिस्टेड पे? सेबी का रूल्स किस पे लागू होगा, लिस्टेड या अनलिस्टेड या दोनों पे लागू होगा, क्या लगता है? सेबी का रूल्स किस पे लागू होगा? দুজনকারই হবে। लिस्टेड नहीं, दोनों पे नहीं होगा। सेबी का यहाँ हाँ पर सेबी मतलब जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्मली अगर जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी नहीं है ना, तो उस पे सेबी का रूल्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट दोनों पे लागू होता है, ये तो कंपनी है तो कंपनीज एक्ट तो लागू होगा ही, क्योंकि एक कंपनी लिस्टेड बता रहे, एक का नेचर लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और दूसरा स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अगर लिस्टेड नहीं है तो इस पे सेबी का रूल्स यहाँ पर एटलीस्ट लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्योंकि सेबी का रूल्स जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, तो यहाँ पर और एक रूल्स जो है यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, जिसको बोलते हैं ICDR। इसका मतलब होता है इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, ICDR, ठीक है, ICDR क्योंकि सेबी से रिलेटेड है, तो इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कितना कैपिटल हम लोग इशू कर रहे हैं ये सब डिस्क्लोजर देना पड़ता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ICDR। और इसके हिसाब से बोला गया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इक्वल टू कैश रियलाइज, ठीक है, मतलब कैश में रियलाइज्ड जो होगा वही वाला हम लोग यूज कर सकते हैं। वो चीज कहां पर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का फिर क्या एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश और नॉन कैश, ठीक है, ये दोनों ही यूज हो सकता है, ठीक है, ये दोनों ही यूज हो सकता है। यहाँ पर देखो, सेबी के हिसाब से जो ICDR है, ठीक है, सेबी के हिसाब से जो ICDR है, मतलब जहां पर बोला गया कि कितना कैपिटल इशू कर रहे हो उसका डिस्क्लोजर दो, वहां पर बताया गया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश हम लोग यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ बोनस इशू, ठीक है, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, तो इसको देखो, दोनों को कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, इसको सेबी का फॉलो करना पड़ेगा, मतलब ये रियलाइज्ड इन कैश वाला ही यूज कर सकता है ये कंपनी इन केस ऑफ बोनस इशू, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है तो उसके ऊपर सेबी का एक्ट नहीं आता है, तो सेबी नहीं आएगा तो ICDR भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसीलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश या फिर नॉन कैश दोनों ही ये यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट देखो थोड़ा सा अलग हो गया ना, हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था रियलाइज्ड इन कैश ही, लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी होगा तो वो दोनों तरह का ही यूज कर सकता है, ठीक है, ये दोनों तरह का यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, और इसीलिए देखो अगर कॉमन पार्ट में आए इसका क्या होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन पार्ट में आए तो दोनों का ये इससे जो है समरी निकल के आता है रियलाइज्ड इन कैश। ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये कैश भी यूज कर सकता है, नॉन कैश भी यूज कर सकता है, बट ये सिर्फ कैश यूज कर सकता है ना, यानी दोनों ही अगर कॉमन पॉइंट में आए तो दोनों क्या यूज कर सकते हैं, रियलाइज्ड इन कैश वाला दोनों ही यूज कर सकते हैं, बट नॉन कैश कौन यूज करेगा, सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि सेबी में लिखा हुआ है, सेबी के रूल्स के हिसाब से ये नॉन कैश को यूज नहीं कर सकता है लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी के लिए हमें याद रखना था, ठीक है। और एक पॉइंट है, देखो और एक पॉइंट है, दैट इज बोनस इशू फॉर कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसका मतलब देखो, बोनस इशू फॉर कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब है
कि अगर हम लोगों ने कोई डिवेंचर इशू किया है, कोई कंपनी है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, इसने डिवेंचर इशू किया है, और डिवेंचर ना अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है, जैसे कि कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है, नॉन कन्वर्टेबल होता है, रिडीमेबल होता है, इरिडीमेबल होता है। उसी तरह से वो हम लोग जब डिवेंचर पढ़ेंगे तो हम डिटेल्स में बताएंगे। अभी कन्वर्टेबल का मतलब बता देते हैं, ठीक है। डिवेंचर यहाँ पर कौन से टाइप ऑफ डिवेंचर का बात हो रहा है? कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब है कि डिवेंचर मतलब क्या होता है? डिवेंचर मतलब होता है कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है उसे बोलते हैं डिवेंचर, ठीक है। अब कंपनी उसके बदले, जैसे अगर बैंक से लोन लेती, बैंक को इंटरेस्ट देती, वैसे पब्लिक को इंटरेस्ट देगी, ठीक है। और पब्लिक का क्या होगा? जिन्होंने डिवेंचर लिया हुआ है उनको इंटरेस्ट मिलेगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब है कि अगर कोई डिवेंचर फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सके तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। फ्यूचर में शेयर में कन्वर्ट हो सकता है डिवेंचर, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन पे शेयर इशू किया गया था, ये तभी, सॉरी, ऐसे कंडीशन पे डिवेंचर इशू किया गया था, ये इशू के टाइम पे ही बोलना पड़ेगा कंपनी को कि हमारा डिवेंचर का नेचर है कन्वर्टेबल फॉर सम टाइम, जैसे कि 5 साल 10 साल जो भी हो, इतने दिन बाद इस डिवेंचर को हम लोग शेयर में कन्वर्ट करेंगे, इसे बोला जाता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब मेरा पॉइंट क्या है? बोनस इशू फॉर कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी का 1 लाख शेयर है, मान लो ये इस कंपनी का शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 1 लाख, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बोनस डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या ठीक किया है कि बोनस डिक्लेयर करेंगे, बोनस डिक्लेयर किया, मान लो 10,000 बोनस शेयर डिक्लेयर किया, 10,000 शेयर्स, ठीक है, बोनस शेयर डिक्लेयर किया, ठीक है। अच्छा, अब देखो 10,000 बोनस शेयर डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर मान लो कि कंपनी का जो भी डिवेंचर्स है, ठीक है, अब मान लो कंपनी का कन्वर्टेबल डिवेंचर भी है, कंपनी का कन्वर्टेबल डिवेंचर भी है, तो मुझे एक चीज बताओ कि कन्वर्टेबल अगर डिवेंचर कंपनी का है, सपोज मान लेते हैं वो भी है 10,000, ठीक है, कंपनी का ये सब नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर है 10,000 और इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख, ठीक है, और बोनस डिक्लेयर हुआ है 10,000। अच्छा, अब देखो इसका मतलब, आप जब बोनस डिक्लेयर के पहले, ठीक है, बोनस डिक्लेयर के पहले भी कंपनी के पास कन्वर्टेबल डिवेंचर था। मतलब अगर हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट एक बार देखें तो कंपनी का बैलेंस शीट कैसे दिख रहा होगा? कंपनी का यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है और यहाँ पर डिवेंचर है, डिवेंचर है 10,000, मान लेते हैं दोनों ही एट द रेट ऑफ 10, ये 100 है, ये 10 है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्योंकि मैंने लिखा है कि 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 10 हो जाता है 10 लाख, ठीक है। और डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 करके 10,000 है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा लगभग कितना, 10 लाख ही हो रहा है शायद, ये भी 10 कर देते हैं, हाँ 1 लाख कर दिया, ठीक है। अब देखो डिवेंचर होल्डर को क्या लग रहा है? डिवेंचर होल्डर को लग रहा है कि हम लोग भी फ्यूचर में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हम लोग भी फ्यूचर में एक टाइम के बाद हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर कंपनी का बोनस डिक्लेयर होता है तो कंपनी का इक्विटी शेयर का नंबर बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कंडीशन, जैसे ही बोनस डिक्लेयर हुआ वैसे ही यहाँ पर डिवेंचर होल्डर का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना हो जाता है शेयर पे? देखोगे, ये देखो यहाँ पर हो जाता है टोटल शेयर, यहाँ पर लिखते हैं टोटल शेयर्स कितना हो गया? 1,10,000, ठीक है, आफ्टर बोनस इशू, आफ्टर बोनस, ठीक है, बोनस डिक्लेयर करने के बाद इतना हो गया। अच्छा, अब देखो कन्वर्टेबल डिवेंचर को भी ना रेशियो बताया जाएगा कि कितने डिवेंचर का कितना इक्विटी शेयर बनेगा। जैसे कंपनी ऐसे भी बोल सकती है कि 2-2 डिवेंचर पे एक हम लोग इक्विटी शेयर देंगे। अब मान लो कंपनी ने जब डिवेंचर इशू किया था तभी बता दिया था कि एक डिवेंचर होल्डर को एक डिवेंचर के बदले एक इक्विटी शेयर मिलेगा। सोचो, एक डिवेंचर के बदले एक इक्विटी शेयर मिलेगा, यानी कंपनी को इस डिवेंचर को इक्विटी शेयर बनाने के लिए कितना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा? 10,000 ही इक्विटी शेयर इशू करना
पड़ेगा, ठीक है, 10,000 ही इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। इसका मतलब ये बोनस डिक्लेयर होने के बाद, बोनस डिक्लेयर होने के बाद और बोनस डिक्लेयर होने के पहले क्या कंडीशन दिख रहा होगा बैलेंस शीट का? जब बोनस डिक्लेयर नहीं हुआ है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है? बोनस डिक्लेयर जब नहीं हुआ है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है हम लोग का यहाँ पर 1 लाख, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में डिवेंचर कितना है? 10,000। सोचो, ठीक है, तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ होल्डिंग डिवेंचर होल्डर का कितना हो जाएगा? डिवेंचर होल्डर तो ऐसा सोच सकता है कि कंपनी के पास टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है, कम, और हम लोग के पास 10,000 डिवेंचर है। कंपनी जब हमें भी इक्विटी शेयर होल्डर बनाएगी तब कंपनी का टोटल यहाँ पर इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 हो जाएगा। तो हम लोग का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना हो जाएगा, बता सकते हो? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना होगा यहाँ पर? 10,000। मेरे कहने का ये मतलब है कि कंपनी का ये हो गया बिफोर बोनस इशू, ठीक है, बिफोर बोनस इशू डिवेंचर होल्डर सोच रहे हैं कि कंपनी के पास अभी 1 लाख इक्विटी शेयर है। कंपनी जब हमें इक्विटी शेयर देगी तो कंपनी के पास और भी 10,000 इक्विटी शेयर बन जाएगा। ये बिफोर बोनस इशू बता रहे हैं। तो ये अपना होल्डिंग चेक कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। ये लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के पास तब टोटल इक्विटी शेयर हो जाएगा 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000, उसमें से 10,000 हमारा होगा, यानी हम लोग का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना हो जाएगा? तुम लोग एक बार बताओ कितना होता है? 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो ये हो जाता है 10%, ठीक है, ये 10% हो जाता है। अच्छा, अब 10% हुआ कि कम हो गया? देखो तो 10% 10,000 डिवाइडेड बाय, नहीं 10% नहीं हो रहा है, 9.09, ठीक है, 9.09% हो रहा है, ठीक है, 9.09% हो रहा है। अब बैलेंस शीट देखो आफ्टर बोनस, ठीक है, बोनस इशू करने के बाद, अब मान लो बोनस इशू हो गया है और इक्विटी शेयर अभी भी डिवेंचर का कन्वर्जन का टाइम नहीं आया, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीस के हिसाब से देखो तो 10 लाख है, नंबर पे देखो तो 1 लाख है, ठीक है, डिवेंचर अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ है, डिवेंचर का यहाँ पर 1 लाख है रुपीस के हिसाब से, और नंबर के हिसाब से देखो तो 10,000 है, और इसी बीच में अभी तक कन्वर्जन नहीं हुआ है, किसका? डिवेंचर का इक्विटी शेयर में कन्वर्जन नहीं हुआ है, और कंपनी बोनस डिक्लेयर कर चुकी है, तो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? और बोनस का मैंने यहाँ पर क्वांटिटी बता रखा है, देखो बोनस डिक्लेयर कर रखा है कंपनी ने 10,000। मुझे बताओ अभी कंपनी का जो है इक्विटी शेयर फिर कितना हो जाएगा आफ्टर बोनस इशू? अगर ऐसा होता है तो कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया है 10,000, तो कंपनी का टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? बताओ। कंपनी ने अगर बोनस इशू कर दिया है लेकिन अभी तक डिवेंचर का कन्वर्जन नहीं हुआ है, तो कंपनी का बोनस इशू कितना हो जाएगा? सॉरी, कंपनी का टोटल इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? टोटल इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा बता सकते हो? 1 लाख प्लस कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है, 1 लाख प्लस 10,000 हो जाएगा, तो टोटल इक्विटी शेयर इतना हो गया। अब डिवेंचर होल्डर अगर अपना परसेंटेज चेक करेंगे तो उनको कितना दिखेगा? अब देखो ये फिर से ऐसे सोचेंगे कि जब हमें भी डिवेंचर, जब हमें भी इक्विटी शेयर मिलेगा तो कंपनी का टोटल जो इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? पहले से 1 लाख है, बोनस इशू का 10,000 और हमें भी 10,000 मिलेगा, यानी कंपनी का टोटल इक्विटी शेयर बन जाएगा 1,20,000, जिसमें से हमारा तो होल्डिंग सिर्फ 10,000 ही हुआ। 10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ जाता है 8.33 आ जाता है, ठीक है, 8.33 आ जाता है। तो इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या हो गया? कम हो गया। तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम फिर से एक बार बताते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो ये देखो हम टाइमलाइन ड्रॉ करके बताते हैं। यहाँ पर मान लो ये इस तरह से बताते हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कंपनी का इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख, ठीक है, अच्छा, और कंपनी का जो है यहाँ पर कन्वर्टेबल डिवेंचर, नंबर ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर है कंपनी का 10,000। ये कंपनी का क्या है? ये कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है कि कंपनी के लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख दिख रहा है और डिवेंचर कितना दिख रहा है? 10,000। और कन्वर्ट कैसे होगा? ये जब कन्वर्ट होगा तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा 10,000 में, मतलब एक डिवेंचर के बदले एक इक्विटी शेयर होगा, ठीक है। अब ये कन्वर्ट कब होगा? यहाँ पर
हम दे देते हैं डेट ऑफ कन्वर्जन। ये मान लो है डेट ऑफ कन्वर्जन, मतलब सीधा बात है इतने दिन बाद होने वाला है, ठीक है, डेट ऑफ कन्वर्जन। अब इसके बीच में, ठीक है, इन द मीन टाइम, इसका मतलब यहाँ पर, ठीक है, कंपनी ने क्या डिक्लेयर कर दिया, सपोज इस पॉइंट पे कंपनी ने बोनस इशू कर दिया, ठीक है, बोनस इशू कर दिया है, और कितना बोनस इशू किया है, नंबर ऑफ बोनस शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ बोनस शेयर ये कंपनी ने कर दिया है 10,000, ठीक है, 10,000। अच्छा, अब देखो, जब इन्होंने बोनस कंपनी को डिवेंचर इशू किया था और इन्होंने खरीदा था, जो भी डिवेंचर होल्डर है जिन्होंने ये डिवेंचर खरीदा था, उन्होंने क्या ड्रीम लिया था, सोचो, उन्होंने सोचा था कि जिस कंपनी का डिवेंचर हम लोग खरीद रहे हैं उसके पास 1 लाख का इक्विटी शेयर है, ठीक है, और जब ये लोग हमें भी इक्विटी शेयर देंगे तो कंपनी का टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 1,10,000। ऐसा कौन सोच रहा है, ये डिवेंचर होल्डर सोच रहा है, ठीक है, मतलब डिवेंचर होल्डर सोच रहा है हमारा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना होगा, 10,000 आउट ऑफ 1,10,000 इंटू 100। अभी अभी मैंने तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखाया 9.09%, ठीक है, ये इन्होंने सोचा था, ऐसा सोच था इनका, ऐसा सोच रहे थे, खुश थे, ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। अचानक से कंपनी ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया बोनस, ठीक है। अब जैसे ही बोनस डिक्लेयर किया, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बदल गया, कंपनी के पास अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे कितने, 1,10,000, ठीक है। अब डिवेंचर तो उतना ही है, अब कन्वर्टेबल देखो, कन्वर्टेबल डिवेंचर कंपनी के पास कितना है, 10,000 ही है, और कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, 10,000 ही हो जाएगा। अब इनका जो ड्रीम है वो कैसे बदल गया, देखो, मतलब सपना टूट गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने सोचा था कि जब हम लोग डिवेंचर होल्डर होंगे, यहाँ पर इन्होंने ये सपना यहाँ तक सोच रहे थे ये लोग, ठीक है, और मिडिल में क्या हो गया, सपना क्यों टूट जाता है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अब इनका होल्डिंग क्या दिख रहा है, अब ये डिवेंचर होल्डर अपना कैलकुलेशन फिर से लगा रहा है, क्या लगा रहा है, कंपनी का तो कितना हो गया है, कंपनी का अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो चुका है 1,10,000, ठीक है, अब इसमें से 10,000 हमारा होल्डिंग है, लेकिन हमारा ड्रीम क्या था, हमारा ड्रीम ये था कि हमें भी तो 10,000 मिलेगा ना, मतलब कंपनी का जो 1 लाख था वो तो 1,10,000 हो चुका है, प्लस जब हमें डिक्लेयर करेंगे तब ये 1,20,000 हो जाएगा, इंटू 100%, यानी हमारा परसेंटेज हो जाता है 8.33। कब यहाँ पर आएंगे तब हमारा परसेंटेज 8.33, मतलब हमें तो लगा था भाई हमें 9.09 का होल्डिंग मिलना चाहिए, जबकि हमें मिल रहा है 8.33। तो रूल्स बोल रहा है ये है अनएथिकल, ठीक है, ऐसा नाइंसाफी हम लोग नहीं कर सकते हैं डिवेंचर होल्डर के साथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा कन्वर्टेबल डिवेंचर के लिए। तो कंपनीज एक्ट ने अपना रूल्स निकाला, वो बोल रहे हैं कि प्रोविजन बनाओ, किस चीज का, अगर तुम्हारे पास कोई कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो, प्रोविजन कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर की, मतलब क्या होगा, अगर कन्वर्जन के पहले बोनस इशू होता है, सुनो ठीक से, अगर कन्वर्जन के पहले बोनस इशू होता है तो जिस रेशियो में इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को बोनस मिल रहा है, सेम उसी रेशियो में डिवेंचर होल्डर को भी बोनस शेयर देना पड़ेगा। प्रोविजंस क्या है, डिवेंचर होल्डर को भी हमें क्या देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा, ठीक है, डिवेंचर होल्डर को भी देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग रेशियो में बोनस, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, डिवेंचर होल्डर will also get bonus according to ratio, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेशियो, बाकी लोगों की तरह इनको भी देना पड़ेगा ताकि इनके होल्डिंग में कोई चेंजेस ना आए, ठीक है। अब जब डेट ऑफ कन्वर्जन आ रहा है तब क्या होगा, अगर प्रोविजन मेंटेन कर रहा है कंपनी, करना तो पड़ेगा, रूल्स है तो करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब डेट ऑफ कन्वर्जन आया तब कंपनी का इक्विटी शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है कंपनी का 1,10,000, ठीक है, लेकिन कंपनी ने अपना प्रोविजंस फॉलो किया है जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जब 10,000 का बोनस इशू हुआ है सेम रेशियो में, अब 10,000 का बोनस इशू का रेशियो निकालना पड़ेगा, पहले हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे, 1 लाख शेयर होल्डर को 10,000 बोनस शेयर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर बोनस डिक्लेयर, ये देखो 1 लाख शेयर होल्डर को 10,000 बोनस शेयर दिया गया है, तभी तो वो 1,10,000 हुआ है। तो बोनस का रेशियो कितना है, बोनस का रेशियो यहाँ निकाल लेते हैं 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख,
इंटू 100 परसेंटेज में निकाल सकते हो, तो ये 10% होगा। देख लो 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 यानी 10%। तो 10% बोनस दिया गया है, तो ये कन्वर्टेबल डिवेंचर वाले को भी 10% बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका भी इक्विटी शेयर कैपिटल है इतना, और जो डिवेंचर कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, और कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है वो भी इक्विटी शेयर में ट्रांसफर हो गया, यानी कि 10,000, ठीक है 10,000, और इनको भी बोनस मिल जाएगा, ठीक है, इनको भी सेम रेशियो में बोनस मिलेगा, ठीक है। तो इनको भी बोनस मिल जाएगा। ये बोनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10% रेशियो में जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा, ठीक है, 10% रेशियो में इनका जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। तो ये 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 10%, ठीक है, क्योंकि इनको इक्विटी शेयर्स 10,000 मिलेगा, तो यहाँ पर हो गया 1,000, ठीक है। अब इनका होल्डिंग कितना होगा चेक करते हैं। देखो अब इनका होल्डिंग अगर प्रोविजंस फॉलो होता है तो इनका होल्डिंग 1,10,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा। और इसमें इनका होल्डिंग रहेगा 10,000 प्लस 1,000, क्योंकि इनको बोनस भी मिला है। देखो इनको बोनस भी मिला है, यानी कंपनी का सबसे पहले 1 लाख शेयर था, ठीक है, 1 लाख शेयर था, उसमें 10,000 का क्या गया, 10,000 का बोनस डिक्लेयर हुआ, ठीक है। और जब डिवेंचर कन्वर्ट हुआ तो 10,000 फिर से इक्विटी शेयर हुआ, और उस पे परसेंटेज ऑफ बोनस जो डिक्लेयर्ड था उसके हिसाब से 1,000 का इनको भी बोनस मिल रखा है। तो इनका टोटल हो गया 1,21,000, और आउट ऑफ 1,21,000 इनका होल्डिंग कितना है 11,000। तो 11,000 डिवाइडेड बाय 1,21,000, ठीक है, इंटू 100। तो देखो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग वैसे का वैसे ही रह गया, किसी तरह का चेंजेस नहीं आया। आई होप कि समझ में आया है, ठीक है। देखो ये इस तरह से हुआ, मतलब प्रोविजंस ये है कि बोनस डिक्लेयर करो, लेकिन अगर बैलेंस शीट में कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो उनको भी सेम रेशियो में बोनस दो, ताकि जब उन्होंने आपके कंपनी में डिवेंचर होल्ड किया था तब उनको जितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग दिख रहा था एज ए इक्विटी शेयर होल्डर उतना ही उनको दिखना चाहिए। 9.09 देखते हुए उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो उनका एंड तक कन्वर्जन तक 9.09 ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कम होने से फिर वो तो इनके लिए लॉस हो जाएगा, फिर ये क्यों इन्वेस्ट करे, तो इसीलिए ये प्रोविजंस लाया गया है, ठीक है। तो ये एक प्रोविजंस था, वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि इस पे जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये हमें जरूरत होगा। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 3 ये हम लोग लास्ट दिन कर चुके हैं, अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 4 करेंगे। क्या बोल रहा है देखो, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2001, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल बोला है 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each। अच्छा 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 12,000। ये वाला क्या कर लिया था हम लोगों ने, 3 वाला या फिर 2 वाला किया था, 3 वाला किया था शायद, हाँ 3 वाला किया था, लगभग एक जैसा ही है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर बोल रहा है रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है 1st April 2001 the company has made final call to each on 1,35,000 equity share. The call money was received by 20th April. Thereafter the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 shares for every 4 share held, ठीक है। तो 4 शेयर होल्ड करने से एक बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है। हमें करने क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं कुछ लिखा हुआ है क्या। हाँ, so necessary journal entries in the books of the company and prepare the extract of the balance sheet as on 30th of April 2001 after bonus issue, ठीक है। हमें सेम उसी तरह से क्वेश्चन को करना है जैसे हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 3 किया था, ठीक है। चलो इलास्ट्रेशन 4, पहले जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला गया, ठीक है, तो पहले जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। अच्छा सबसे पहले क्या होगा, पहले फाइनल कॉल, ये देखो ये बोनस कॉल नहीं है लेकिन, ठीक है, क्योंकि कंपनी इसमें पैसा मांग रही है। यहाँ पर कंपनी साफ साफ लिखा हुआ है 2 रुपीज कॉल किया जाएगा, क्योंकि पार्टली पेड अप है। ये देखो 8 रुपीज पार्टली पेड अप है। तो पहले बोनस कॉल कर लेते हैं, मतलब सॉरी बोनस कॉल बोल रहे हैं, पहले हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। हम और नैरेशन नहीं लिख रहे, लेकिन जिनको लिख के करना है उनको नैरेशन लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1,35,000 इंटू 2, 2,70,000। अच्छा, अब ये पैसा जब रिसीव हुआ है, डेट उसी डेट का होना चाहिए, 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल 2001 को पैसा रिसीव हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, $2,70,000। अच्छा, नेक्स्ट पैसा रिसीव हो गया। अब हम लोग अपने जो मतलब रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा ना, सॉरी रिजर्व को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो हमें 1 लाख कितने का जरूरत है, कितना बोनस इशू हो रहा है वो पहले देखना पड़ेगा। तो पहले बोनस को हम लोग क्या करेंगे, पहले बोनस को हम लोग यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसे, ड्यू करते हैं। देखो जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन किया था ना, बोनस ड्यू का एंट्री करना पड़ेगा। तो बोनस ड्यू का एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला रिजर्व का। अब रिजर्व यूज करने के लिए पहले ये चेक करना पड़ेगा कितना सारा बोनस कैपिटल हो रहा है हम लोग का। तो चेक करते हैं, देखो कितना बोला है, फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड 1 शेयर्स, ठीक है, 4 के बदले 1, तो 1 के बदले 1/4, तो 1,35,000 के बदले कितना हो जाएगा 1,35,000 डिवाइडेड बाई 4। तो बोनस शेयर कितना हो जाएगा 1,35,000 डिवाइडेड बाई 4, यानी 33,750 हो रहा है। 33,750 नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। और एक एक शेयर का वैल्यू कुछ नहीं बोला है, तो 10 रुपीज करके मानेंगे, यानी बोनस कैपिटल हो जाएगा 3,37,500, ठीक है। ये हो गया बोनस कैपिटल। अब हमें 3,37,500 का रिजर्व यूज करना पड़ेगा और उसे कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सबसे पहले सीआरआर यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सीआरआर, यहां पर लिखते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट, ठीक है। यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना देते हैं। देखो यहाँ पर छोटा सा वर्किंग नोट बना देते हैं, कैसे हम लोगों को बोनस कैपिटल, तुम लोग ठीक से प्रेजेंटेशन करो, हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, ठीक है। 4 के बदले 1, 1 के बदले 1/4, 1,35,000 के बदले 1,35,000 इंटू 1/4, यानी 33,750, ठीक है। अब इतने का हमें @10 करके इसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया। अब सबसे पहले हम लोग सीआरआर को यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होता है, दूसरे जगह पे यूज नहीं कर सकते। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर लेंगे, कलेक्टेड इन कैश है, ठीक है। अब देखो इस कंपनी के क्वेश्चन के आगे यहाँ पर हमें कुछ नहीं बोला है कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग नॉर्मल रूल्स फॉलो करेंगे जो समरी में दोनों में एप्लीकेबल होता है, दैट इज कलेक्टेड इन कैश, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। पूरा ही लेना पड़ेगा 37,500, ठीक है, 37,500 ये पूरा ही ले लिया। फिर भी हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व ले लेते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1,80,000, तो भी शायद कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना हुआ, 60,000 माइनस 37,500 माइनस 1,80,000, और भी हमें कितना चाहिए, और भी हमें 60,000 चाहिए, जिसके लिए हमारे पास पीएल अवेलेबल है। पीएल 3 लाख है, तो यहाँ पर लिखते हैं पीएल अकाउंट डेबिट, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 60,000, ठीक है। तो 2 हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है, बोनस टू शेयर होल्डर। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू हो जाता है 337500, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,37,500, 3,37,500, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन
as on 30th of April, 31st of March। अच्छा, आफ्टर बोनस इशू बोला है, तो बोनस इशू के बाद देखो यहाँ पर 30th of April ही आएगा। यहाँ पर ये देखो बताया है 30th अप्रैल को प्रिपेयर करने के लिए, तो 30th of April 2001 आफ्टर बोनस इशू, आफ्टर बोनस इशू। तो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पर तुम लोग नेक्स्ट क्लास में, सॉरी प्रीवियस क्लास में मैंने तुम लोग को सिखाया था किस तरह से ऑथराइज्ड कैपिटल कैलकुलेट करना चाहिए, तो तुम लोग एक बार करके देख सकते हो तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं, कि ऑथराइज्ड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे। मैंने बताया था किस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह बना लेते हैं। ये हो गया अमाउंट नोट। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी। फिर हो जाता है शेयर होल्डर फंड, इसके अंडर आता है शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर आएगा शेयर कैपिटल। फिर पॉइंट बी में आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 और इसका 2। ठीक है, हम लोग के पास एसेट वगैरह तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो लाइबिलिटी साइड ही हमें लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों जगह हमारा फाइनल आंसर हम लोग पुट कर देंगे, लेकिन उसके पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा वर्किंग नोट, नोट्स टू अकाउंट्स। एक्चुअली से बोलना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स, वर्किंग नोट नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। तो पहला नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा यहाँ पर शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। यहाँ पर हमारे पास दो तरह का शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो सबसे पहले लिखते हैं ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल का लिख रहे हैं। ठीक है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल प्रेफरेंस का भी है, इक्विटी का भी है। तो एक साथ भी चाहो तो लिख सकते हो, एक साथ ही लिख देते हैं, दो दो लिखेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं, देखो 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर, 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, अच्छा अब प्रेफरेंस शेयर्स तो हो गया, बट इक्विटी शेयर को हम लोग क्या लिखे, क्योंकि हम लोगों के पास 1,35,000 इक्विटी शेयर था, इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने बोनस इशू कर रखा है 33,750। तो अगर दोनों को टोटल करें तो 1,35,000 प्लस 33,750 यानी हो जाता है 1,68,750। एक तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारा इतना ऑथराइज्ड कैपिटल होगा, मतलब सिंपल, जितना बोनस इशू के लिए क्राइटेरिया ये देखो 1,50,000 था, अब टोटल इशू हमारा 1,68,750 हो जाएगा। तो हम लोग अपना जो ऑथराइज्ड है उसको तो हमें लिमिट बढ़ाना पड़ेगा, तो एटलीस्ट हमें 1,68,750 लिमिट करना पड़ेगा। हम लोग ये कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा देख सकते हैं, ये दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 1,50,000 और 1,35,000, मतलब हमारा अनइशूड था 15,000। ठीक है, और इसमें से हम लोगों ने इशू किया है 33,750, लेकिन हम लोगों के पास ऑथोरिटी था सिर्फ 15,000 तक का ही लिमिट बचा हुआ था। अगर हम लोगों ने 33,750 को इशू कर रखा है, तो इसका मतलब हम लोग 18,750 एक्स्ट्रा किए हैं, तो इसमें डायरेक्ट 18,750 भी कर सकते हैं यहाँ पर, यानी 18,750 प्लस 1,50,000 यानी 1,68,750। इस तरह से भी यही आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो कि हम लोग का कितना ऑथराइज्ड कैपिटल होना चाहिए, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, बेस्ट वही होता है जितना एक्स्ट्रा हम लोगों ने बोनस इशू किया है। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,68,750
इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। और ये कैसे बना, इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बना लेना चाहिए, ठीक है। इसके लिए चाहो तो एक वर्किंग नोट बना सकते हैं कि ये कैसे बना। 1,68,750, तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 16,87,500, ठीक है। ये किसी के साथ टोटल नहीं होता, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगा। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद हम लोग लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इशूड है 12,000 प्रेफरेंस शेयर का, 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड, यानी 1,20,000। और 1,00,000 यहाँ पर ये पूरा इशूड है, ठीक है, क्योंकि 1,50,000 में से 1,35,000 प्लस हम लोगों ने वही वैल्यू किया ना जितना से लिमिट बढ़ाया, तो हम लोगों ने टोटल इशू किया है 1,68,750, मतलब और कोई लिमिट नहीं है। अगर इशू करना है तो इंक्रीज करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड, और मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 16,87,500, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने लास्ट दिन बोला था, रूल्स है, हमें बताना पड़ेगा कितना विदाउट मतलब पैसा रिसीव करके हम लोगों ने किया है, मतलब बोनस इशू कितना है। तो यहाँ पर बोलना पड़ेगा आउट ऑफ एवर 33,750 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच बाय वे ऑफ बोनस issued by way of bonus, ठीक है। इसे लिखो issued by way of bonus, issued by way of बोनस, ठीक है। ये हमें यहाँ पर अलग से दिखाना पड़ेगा। तो ये हो जाता है टोटल हम लोगों का इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल बोल के, तो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल करने से 17 तो नहीं हो रहा, कितना होगा 16,87,500 प्लस 1,20,000, तो ये हो जाता है 1,80,7,500, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। वन 1,80,7,500। अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ये है नोट्स नंबर 2। तो सबसे पहले रिजर्व था जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है। ये है हम लोग का 1,80,000, लेस कर देते हैं यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, फुल्ली यूटिलाइज्ड हो चुका है 1,80,000, तो इसमें से कुछ भी नहीं बचता है। अच्छा, अगेन है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, मतलब सीआरआर है, सीआरआर का वैल्यू है 60,000, ये भी यूटिलाइज हो चुका है, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 60,000, ठीक है। ये भी कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये है हम लोग का 37,500, ठीक है। ये हम लोग का है 37,500, ये भी हो जाएगा यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, ये भी कुछ नहीं बच रहा है। और एंड में है पीएल 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस ये है 3 लाख, यहां से यूटिलाइज फॉर बोनस, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस है हम लोगों का 60,000, ठीक है। बाकी रह जाएगा 60,000, तो यहाँ पर बच जाता है हम लोग का कितना 2,40,000 बच जाता है। बाकी सब तो ब्लैंक हो चुका है, मतलब नील है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा
2,40,000। $2,40,000। तो ये हो गया हम लोग का एक्स्ट्रा बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया है ये देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन ट्रायल बैलेंस ऑफ सरल लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2001, 4,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 4,50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू to equity shareholder bonus share at the rate of 1 shares for every three shares held. Company decided that there should be minimum reduction in free reserve pass necessary journal entries in the books of Saral Limited। ठीक है, तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ जर्नल ही करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा तो यहाँ पर देखो कितना सारा बोनस इशू होगा, क्योंकि बोला है 1 शेयर फॉर 3 शेयर हेड। ठीक है, तो अगर 4,500 इक्विटी शेयर है तो कितने सारे बोनस शेयर इशू होंगे। ठीक है, 3 के लिए एक यूनिटरी मेथड देखो, 3 शेयर्स के लिए अगर एक शेयर्स होता है तो 1 के लिए कम 1/3, तो 4,500 के लिए 4,500 इंटू 1/3 मतलब 1,500। ठीक है, 1,500 जो है बोनस इशू होगा, तो बोनस कैपिटल हो जाएगा 1,500 इंटू 100 है लेकिन यहाँ पर। ठीक है, तो 1,50,000 का बोनस कैपिटल होगा। हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, सीआरआर पूरा 70,000 यूज कर लेंगे, फिर भी हमारा पूरा नहीं होगा। अच्छा, सीआरआर के बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश 40,000, यानी 70 + 40 कितना हो जाएगा, 70 + 40 हो जाता है 1,10,000, लेकिन हमें 1,50,000 चाहिए, तो बाकी अमाउंट हम लोग जनरल रिजर्व से ले लेंगे, पीएल का यूज करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी अमाउंट हम लोग जनरल रिजर्व से ले लेते हैं। तो इसका देखो एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटीज ये भी पूरा चाहिए, हम लोगों ने चेक किया है। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट। 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ होल्डर लिखना है, कैपिटल लिखोगे तो गलत हो जाएगा, लास्ट दिन भी बोला था मैंने। अच्छा, कितना बोनस डिक्लेयर हो रहा है, बोनस डिक्लेयर हो रहा है 15,000 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15,000 इंटू 100, तो ये हो जाता है हम लोग का, नहीं 15,000 नहीं 1,500 था शायद, चेक कर लेते हैं एक बार। 4/4,500 था, बोनस हो जाएगा 4,500 इंटू 1/3। हाँ, तो 1,500 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 150000, मतलब 1,50,000। ठीक है, तो सीआरआर से कितना लेंगे, पूरा ले लेते हैं, 70,000 चाहिए हमें, एटलीस्ट 1,50,000 चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले लेते हैं 40,000, तो 7 और 4 ये हो जाता है हम लोग का 11, हमें चाहिए 15, मतलब और भी 40,000 हमें चाहिए, तो जो हम लोग जनरल रिजर्व से ले सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंस करके हमारा निकल रहा है, तो 40,000 हमें जनरल रिजर्व से चाहिए। जनरल रिजर्व में 1,05,000 था, तो हम लोग इजीली वहां से ले सकते हैं। अब बोनस इशू करना है, तो ये तो हम लोगों ने प्रोविजंस बना लिया। इसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया 1,50,000। अच्छा, इसका वर्किंग नोट तुम लोग बना लोगे आई थिंक, ये वाला मैंने बनाया नहीं, हम भूल गए, देखो पेज बंद हो गया था ना तो हम भूल गए। इसका वर्किंग नोट दिखा देते हैं, देखो इसका वर्किंग नोट कैसे होगा, किस तरह से ऑथराइज्ड कैपिटल का जो चेंजेस है वो हमें दिखाना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, एग्जिस्टिंग, एक मिनट, का प्रेजेंटेशन यहाँ पर लिखते हैं, नंबर ऑफ
बोनस, पहले ऑथराइज्ड लिखना पड़ेगा, ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड कैपिटल था हम लोगों का 13,500। ऑथराइज्ड कैपिटल है तो 13,50,000 लिख देते, ठीक है। ऐड कर देते हैं इश्यू ऑफ बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये था 3,37,500, तब जाके टोटल हुआ है 16,87,500, ठीक है। ये चीज तुम लोग को शो करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखो बोनस हम लोग का कंप्लीट हो गया, हम लोग जस्ट थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू ब्राइट लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2001। शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड बता दिया, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड बता दिया है, और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी है। इस इनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी है। कॉल्ड अप एंड पेड अप 10 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 8 शेयर्स कॉल्ड एंड पेड अप, मतलब पार्टली पेड अप है। 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 10 each, फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप भी है और पेड अप भी है। रिजर्व एंड सरप्लस में है, सीआरआर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है, जनरल रिजर्व है, सरप्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल है। अच्छा, ऑन 2 अप्रैल 2001 द कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर ऑफ 2 पर शेयर। कंपनी ने फाइनल कॉल किया है, क्या 2 रुपीज करके ही करना था? हाँ, 8 तक कॉल्ड अप था तो 2 रुपीज करके ही कॉल करना था। फिर उसके बाद एंटायर मनी वाज रिसीव्ड ऑन अप्रैल, on 1st June the company decide to issue to equity shareholder bonus share at the rate of 2 per share for every 5 share held. Pass necessary entries for all the above mentioned transactions. Also prepared the notes on share capital and reserve and surplus relevant to the balance sheet of the company immediately after the bonus issue. मतलब हमें notes to accounts बना के दिखाना है बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। अच्छा पहला ट्रांजैक्शन देखो, पहले हमें पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करना है, वो है 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल 2001 यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ऐसे होगा एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 रुपीज करके कॉल करना है। कितने शेयर्स पे होगा? 2 रुपीज करके कितने शेयर्स पे कॉल होगा बताओ? 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ इंटू 2, तो यहाँ पर लिखते हैं 10 करोड़ इंटू 2 यानी 20 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 20 करोड़ हम ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है। 20 करोड़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये भी हो जाएगा 20 करोड़। तो ऐसे यहाँ पर नहीं लिखा जाता, एक्चुअली लिखना पड़ता है इन करोड़, ठीक है। इन करोड़ बोल के लिखे और यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग मतलब 20 करोड़ लिखते, या फिर इन लाख में भी कर सकते हो, अगर ऊपर इन लाख करते हो तो 2000 लाख भी दिखा सकते हो। 20 करोड़ का मतलब होता है 2000 लाख, ठीक है। अच्छा, कोई भी एक तरीके से हमें करना है। फिर पैसा रिसीव होता है, पैसा कब रिसीव हुआ है उसका कुछ डेट बताए तो वो भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर द इंटर मनी वॉज रिसीव्ड ऑन मंथ ऑफ अप्रैल, डेट नहीं बताया तो फिर डेट नहीं दे सकते। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, पूरा ही पैसा मिल गया है, मतलब किसी ने कॉल्स इन एरियर नहीं किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोनस डिक्लेयर किया गया है 1 जून को, ठीक है। तो 1 जून 2011 को बोनस डिक्लेयर किया गया है 2001, ठीक है। 2001 तो बोनस डिक्लेयर किया गया है और बोला गया है कि रेट क्या है? 5 शेयर्स हेल्ड, 2 शेयर्स फॉर एवरी 5, मतलब 5 के लिए 2। तो यहाँ पर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, हाँ। तो फिर 1 के लिए 2/5, और कितने सारे शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स होल्डर कितने सारे हैं? 10 करोड़ है, ठीक है। तो 10 करोड़ के लिए कितना हो जाएगा? तो 10 के लिए 2/5 इंटू 10 यानी हो गया 5 2 10, मतलब हो गया 4 करोड़, ठीक है। 4 करोड़ इक्विटी शेयर जो है, इक्विटी शेयर बोनस इशू होगा। 4 करोड़ इंटू 10 करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है, मतलब 40 करोड़, ठीक है। 40 करोड़ हो जाएगा। 40 करोड़ के लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे? हमारे पास सबसे पहले सीआरआर है 1485 और ये दे रखा है इन लाख में, तो हमें ना क्वेश्चन को इन लाख में करने से सही रहेगा। अब क्योंकि इन लाख में दे रखा है तो हम इसको इन लाख में ही कर लेते हैं, ठीक है।
ये देखो, अगर हम लोग इसको इन लैख करते तब हमें वहां पर एडजस्ट करने में आसानी होगा, नहीं तो फिर एडजस्ट नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन आसान है लेकिन करोड़ और लाख में गलत हो जाएगा, फिर एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 करोड़ मतलब कितना लाख, कैसे पता करोगे? 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख करने पे आएगा ये 2000 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी हो गया 2000। ठीक है, अब हम लोग सारा कैलकुलेशंस इन लाख में करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 4 करोड़ इंटू 10 तो 40 करोड़। 40 करोड़ का मतलब होता है 4000 लाख। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो, इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये कितना हो जाएगा? 40 करोड़। ठीक है, 44 करोड़ इंटू 10 मतलब 40 करोड़। 40 करोड़ मतलब 4000 लाख, इन लाख में 4000 लाख। अब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ये सब इन लाख में है इस वजह से। ठीक है, मैंने ट्रांसफर कर दिया। सीआरआर पूरा यूज कर लेंगे 1485। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 है। क्या पूरा 2000 चाहिए? हाँ चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, ठीक है 2000, क्योंकि तब भी हमारा कंप्लीट नहीं होता है। तो 2000 प्लस 1485 तो टोटल हो गया 3485 माइनस 4000 यानी कि 515। ठीक है, और ये 515 कहां से लेना पड़ेगा? जनरल रिजर्व से ले लेते हैं। जनरल रिजर्व में 1040 था, तो जनरल रिजर्व से हम लोग ये वाला वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बोनस जो है डिक्लेयर कर दिया। अब इसको प्रोविजंस तो बना लिया, अब बोनस जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट 4000 इन लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4000। ठीक है, ये बन गया। अब हमें बैलेंस शीट बना के दिखाने नहीं बोला है, बोला है सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स दिखाओ क्वेश्चन में। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट्स ही दिखा देते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा? शेयर कैपिटल दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में आ जाएगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है चेक करते हैं। देखो, ऑथराइज शेयर कैपिटल है 20 करोड़। ठीक है, हम लोगों ने 10 करोड़ इशू किया था और अभी और भी 4 करोड़। तो यहाँ पर लिमिट बढ़ाने का हमारा कोई जरूरत नहीं है, लिमिट ठीक है 20 करोड़ है। हम लोगों ने 10 करोड़ इशू किया था, 10 करोड़ जो है पहले इशू किया था, और अभी हम लोगों ने जो है 4 करोड़ मतलब टोटल 14। ये बोनस इशू किया, ये पहले से इशूड था, तो 14 करोड़, जबकि लिमिट है 20। तो यहाँ पर लिमिट पे कोई चेंजेस का जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह लिमिट चेंज कर दे, हमें देखना पड़ेगा लिमिट चेंज का जरूरत है या नहीं है, तभी हम लोग लिमिट चेंज करेंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो ये हो गया 20 करोड़ एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये हो जाएगा 20,000, ये इन लाख में हो रहा है। ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल कभी हमारा एड या लेस नहीं होता है। फिर हो जाएगा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इशूड एंड सब्सक्राइब and fully paid up share capital। अच्छा, कितना हुआ? 10 करोड़ था और भी 4 करोड़, तो 10 प्लस 4 यानी 14 करोड़। ठीक है, 14 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप, तो ये हो जाएगा 14 करोड़, और ये हम लोग इन लाख में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 14 करोड़ और ये यहाँ पर हो जाएगा 14,000 लाख में। ठीक है, 14,000 लाख हो जाएगा, और यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा कि 4 करोड़ बोनस इशू है। आउट ऑफ द एवर 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच वेयर issued by way of बोनस। ठीक है, बोनस के हिसाब से ये इशूड है, बाकी जो है। अच्छा, अब नेक्स्ट और क्या लिखना पड़ेगा? 2 करोड़ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, ये भी लिखना पड़ेगा। 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। ठीक है,
तो 2 करोड़ इंटू 10 20 करोड़ मतलब 2000 लाख, ठीक है 2000 लाख। अब ये सब मिला के हमारा शेयर कैपिटल बनता है, तो 14 + 2 यानी कि 16,000 लाख। ये हो गया हम लोग का जो है शेयर कैपिटल में जाना चाहिए, मतलब जो रिजर्व सरप्लस के पहले वाला होता है पॉइंट ए में शेयर कैपिटल। अब हम लोग बनाएंगे रिजर्व सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स। तो रिजर्व सरप्लस में देख लेते हैं पहले कौन सा रिजर्व है हम लोग के पास। हम लोग के पास था CRR, जिसको हम लोगों ने पूरा यूज कर लिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी पूरा यूज कर लिया। जनरल रिजर्व बचा हुआ है और PL पूरा बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं CRR 1485 लेस कर देंगे यूटिलाइज फॉर बोनस 1485। फिर है सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 लेस कर देंगे यूटिलाइज फॉर बोनस 2000, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर आउटर में कुछ नहीं बचा, ये भी आउटर में कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद है जनरल रिजर्व 1040, जनरल रिजर्व है 1040 लेस करेंगे यूटिलाइज फॉर बोनस, ठीक है। कितना यूटिलाइज हुआ है यहाँ पर 515, ठीक है, यूटिलाइज हुआ है 515। तो कितना बचेगा 1040 माइनस 515, तो ये हो जाता है हाँ 525, ठीक है। अच्छा, और PL पूरा बचा हुआ है, यहाँ पर ही लिख दे, नहीं होगा, चलो यहाँ लिखते हैं PL सरप्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ PL 273, ठीक है 273 प्लस 525 यानी 1050 नहीं 273 प्लस 525, तो ये हो जाता है 790, ठीक है। ये हो गया 798, ठीक है। ये हमें सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स दिखाने बोला, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया। अगर तुम लोग को बैलेंस शीट बोलेगा तो तुम लोग का एक्सट्रैक्ट ही बनेगा, क्योंकि तुम लोगों के पास क्या नहीं है, एसेट नहीं है। तो ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाने से ये प्रेजेंटेशन होगा। नोट्स 1 और 2 को यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं, बाकी बोला नहीं है तो इसीलिए हम और नहीं दिखा रहे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मनोज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001, ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड सब्सक्राइब्ड रिजर्व सरप्लस, ये सब बता रखा है। 1 अप्रैल द कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ 2 each on 2,70,000 equity share. Call money was received by 28th April. Thereafter the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 shares for every 4 shares sale. So the necessary journal entries and prepare extract बैलेंस शीट, ठीक है। यही लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोनस का, ठीक है। इसके बाद राइट इशू आएगा, तो ये कर लेते हैं, ठीक है, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि बोनस में इससे ज्यादा कुछ वैरायटीज नहीं होगा, इस टाइप का ही होगा। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री 1/4/2001 इक्विटी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। पहले हमें देखो पार्टली पेड अप है, 8 पेड अप है, 2 करके कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए भी बोला गया है, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 2 रुपीज इंटू 2,70,000 5,40,000। फिर पैसा रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 5,40,000। फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कितना सारा बोनस शेयर इशू हो रहा है, तो यहाँ पर उतना ही कैपिटल जो है रिजर्व जो है कैपिटल में ट्रांसफर होगा। रेट ऑफ बोनस बोल रहे हैं फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो 4 के बदले 1, 1 के बदले 1/4, और था कितना सारा 2,70,000 इंटू 1/4 67,500 हो रहा है। ये नंबर ऑफ बोनस शेयर्स है, ठीक है। तो कैपिटल वैल्यू 67,500 इंटू 10, क्योंकि 10 करके है तो 6,75,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखे टू बोनस टू शेयर होल्डर 6,75,000
50,000, ठीक है। और यहाँ डेबिट क्या क्या होगा, सबसे पहले CRR, CRR है 1,20,000, तो यहाँ पर लिखते हैं CRR अकाउंट डेबिट, ठीक है 1,20,000। अच्छा, इसके बाद अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो वो लेना चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश भी है तो ले सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो गया 75,000, और भी चाहिए 1,95,000 भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जनरल रिजर्व लेंगे। जनरल रिजर्व 3,60,000, ये भी पूरा चाहिए। जनरल रिजर्व डेबिट 3,60,000, चेक करते हैं। 3,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 75,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है हम लोग का 5,55,000 माइनस 6,75,000, तो कितना शॉर्टेज हो रहा है? शॉर्टेज हो रहा है हमारा 1,20,000 का। तो 1,20,000 कहाँ से लेंगे? पीएल होगा शायद, देख लेते हैं। हाँ, पीएल में 6 लाख है तो पीएल से ले सकते हैं। तो पीएल डेबिट 1,20,000 ये बैलेंस करके आया है, ठीक है। इसका मतलब पीएल में बैलेंस अभी भी बचा हुआ है, बाकी सब खत्म हो चुका है, कंप्लीट। तो बोनस अब होगा अप्लाई, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,75,000। बस अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज ऑन 30th of April 2001 after bonus issue. Rupees note, equity and liabilities, equity and liabilities. Shareholders fund. Share capital, reserve and surplus. Reserve and surplus. शेयर कैपिटल 1, रिजर्व एंड सरप्लस 2। अच्छा, अब इसका नोट्स बना लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के लिए नहीं बोला, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बोला है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले हो जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और इसमें आता है ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में कितना कितना आएगा चेक करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर 3 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल में था। अच्छा, प्रेफरेंस का तो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें जैसा वैसा ही लिख देंगे। 2,70,000 हम लोगों ने इशू कर रखा था, ठीक है। और हम लोगों ने अभी बोनस के लिए इशू किया है 67,500, तो ये हो जाता है 3,37,500। मतलब यहाँ पर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं जितना बोनस इशू किया है, ठीक है। वैसे भी इंक्रीज कर सकते हैं या फिर अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कितना बोनस इशू किया है 67,500, तो 3 लाख था प्लस 67,500, मतलब 3,67,500। ये भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 2,70,000 प्लस 67,500, तो कितना हो जाएगा? 2,70,000 था और इसके हिसाब से हम लोगों ने और भी 67,500, यानी 3,37,500 टोटल इशूड कैपिटल, इशूड नंबर ऑफ शेयर्स हो रहा है। लिमिट है 3 लाख, तो हम लोग लिमिट को ये भी बढ़ा सकते हैं या फिर इतने से भी बढ़ा सकते हैं। दोनों ऑप्शन ही चलेगा, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन इशूड में तो हमारा कितना आएगा? इशूड में हमारा कितना आएगा? 3,37,500, 2,70,000 प्लस 67,500, ठीक है, ये आएगा। अब दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ पर लिख देते हैं 3,37,500, क्योंकि पिछले बार मैंने उस तरह से दिखाया तो इस बार थोड़ा सा अलग कर दिया। 3 लाख है और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं जो मतलब 2,70,000 प्लस ये कैसे करके आया, ये आ जाता है हम लोग का। इसका वर्किंग नोट बना लेंगे, ये साइड में बना देते हैं, ठीक है, समझने के लिए वर्किंग नोट बना देते हैं। ये देखो
ऑलरेडी इशूड है हम लोग का 2,70,000 इशूड है, ठीक है। और हम लोगों ने और भी 67,500 इशू किया है, तो ये हो जाता है 3,37,500, ठीक है। ये हो जाता है 3,37,500। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल इसमें इसमें लिमिटेशन में यहाँ पर जो ऑथोरिटी है उसमें 67,500 भी बढ़ा सकते हो। इन दैट केस 3,67,500 होगा। मैंने दोनों तरह से ही बता दी। अच्छा, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। यहाँ पर वर्किंग नोट दे देते हैं, उससे देख के करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 33,75,000, ठीक है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर है 30,000, 12% प्रेफरेंस शेयर, 30,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, और परसेंटेज है 12%। तो ये हो गया 3 लाख, ठीक है। ये हो जाएगा 3 लाख, ये क्लोज कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमें लिखना पड़ेगा इशूड एंड सब्सक्राइब। इशूड एंड सब्सक्राइब, तो इशूड एंड सब्सक्राइब में चेक करते हैं यहाँ पर कितना है। 24,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। ये जैसा वैसा ही लिखेंगे, 24,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप, तो 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। अच्छा, और ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पर इशूड कितना होगा, 2,70,000 प्लस, ये देखो 2,70,000 प्लस 67,500, मतलब 3,37,500, ठीक है। 3,37,500, 3,37,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे आउट ऑफ these 67,500 equity share at the rate of 10 each issued by way of bonus, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 33,75,000, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये दोनों को ऐड कर लेना चाहिए, 33,75 और 30 प्लस 2,40,000, तो ये टोटल हो जाएगा शेयर कैपिटल 36,15,000, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल शेयर कैपिटल 36,15,000। तो यहाँ पर लिखते हैं 36,15,000। अच्छा, अभी रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में CRR 1,20,000, CRR 1,20,000 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 1,20,000। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तुम लोग चाहो तो नील बोल के लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का CRR के बाद हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम है 75,000 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, ये भी पूरा यूज हो चुका है, तो ये भी यहाँ पर नील, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद है जनरल रिजर्व, ये भी पूरा यूज हो चुका है। जनरल रिजर्व 3,60,000 यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 3,60,000, तो ये भी हो गया नील। और जनरल रिजर्व के बाद है PL 6 लाख, इसमें से यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 1,20,000 था, ठीक है। तो बचा कितना, 4,80,000, ठीक है, 4,80,000। तो टोटल करोगे तो 4,80,000 ही आएगा। तो ये 4,80,000 जो है ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4,80,000, ठीक है। ये हो गया एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट हम लोगों का। अच्छा, और देखते हैं, और यहाँ पर ये हो गया राइट शेयर का 2 क्वेश्चन है, ठीक है। राइट शेयर का छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। अच्छा, इसके यहाँ पर तुम लोग को शायद कुछ बोनस का क्वेश्चंस मिल जाएगा, ये तुम लोग जो है होमवर्क के लिए तुम लोग को देंगे। यहाँ पर
3 या 4 क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे पता नहीं है बोनस का है कि राइट शेयर्स का है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। हम राइट शेयर्स भी बता देते हैं, काफी आसान है, राइट शेयर्स भी बता देते हैं, तो फिर पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, राइट शेयर्स के क्वेश्चन के साथ। अच्छा, तो राइट शेयर्स का देखो क्या होता है। राइट शेयर्स, ठीक है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। राइट शेयर्स का मतलब होता है, राइट्स मतलब क्या, राइट्स मतलब होता है अधिकार, ठीक है। तो क्योंकि पहले से शेयर होल्डर लोगों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो कंपनी जब पहली बार मार्केट में अपने आप का शेयर इशू करती है ना, मतलब शेयर्स जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है, ये देखो, कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो उससे क्या बोला जाता है पता है? फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू करने से इसे बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। पता है तुम लोग को इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको क्या बोलते हो? आईपीओ, ठीक है। कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर जब करती है दैट इज कॉल्ड आईपीओ, ठीक है। अच्छा, अब कंपनी आईपीओ इशू कर रही है। अब मान लो कंपनी ने कितना शेयर रेज किया है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने मान लो शेयर रेज किया है 10,000, ठीक है, 10,000 शेयर्स इशू किया है। और ये 10,000 शेयर्स जो है ये बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, लाइक ए बी सी डी, ठीक है। जैसे मान लो ए बी सी डी, ठीक है, जो भी हो यहाँ पर नाम एक्स वाई जेड जो भी हो, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने खरीदा होगा, ठीक है। अब मान लो मैंने कितने लोग ड्रॉ कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 और एक कर लेते हैं, P 8 9 कर लेते हैं, Q और R, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने शेयर होल्डर बना दी। इससे ज्यादा कम भी हो सकता है, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा है। तो ये 10,000 शेयर्स अगर 10 शेयर होल्डर में इक्वल है, ठीक है, तो 10,000 शेयर्स अगर 10 शेयर होल्डर में इक्वल है तो इनके पास हजार करके शेयर होगा, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं 1000 करके है फॉर ईच होल्डर, ठीक है। एक एक जन के पास 1000 करके शेयर्स है, मतलब परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अगर बोले, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है सबके पास 10%, ठीक है, 10% ऑफ होल्डिंग, हर एक के पास 10% ऑफ होल्डिंग है। ऐसा नहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि सभी के पास एक जैसा शेयर हो। ये जस्ट एग्जांपल से एक बार समझा रहे हैं कि सबके पास अगर 10% करके होल्डिंग है, ठीक है। अब मान लो कंपनी को फिर से पैसे का जरूरत है, सपोज मान लो आफ्टर 8 इयर्स कंपनी को लग रहा है कि मुझे और भी पैसा चाहिए, हम शेयर इशू करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्दर इशू, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्दर इशू या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे ये था इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम, और इसको हम लोग बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। अब जैसे ही कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफर करेगी तो कंपनी का क्या होगा, कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ेगा, जिसके वजह से कंपनी कर रही है। और कंपनी मान लो अगेन 10,000 जो है वो शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है। 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, वो किसको कर रही है? आउटसाइडर को, मतलब एग्जिस्टिंग वालों को कुछ नहीं बोला है, आउटसाइडर्स को कर रही है ऑफर, ठीक है। 10,000 शेयर्स आउटसाइडर्स को ऑफर कर रही है। अब क्या होगा, इसके वजह से कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कितना हो जाएगा पता है? मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कैपिटल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर कैपिटल हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 20,000, ठीक है। अब इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना हो जाएगा? 1,000 आउट ऑफ 20,000, तो 1,000 आउट ऑफ 20,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5%। देखो ऐसे होने से ये जो एग्जिस्टिंग वाले थे, एग्जिस्टिंग वालों का क्या होगा, ये देखो ऐसे पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का होल्डिंग ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। होल्डिंग 10% से ड्रॉप होके डायरेक्ट देखो 5% हो गया, मतलब मैंने जो एग्जांपल क्रिएट किया है, ठीक है, इससे कुछ और भी हो सकता है, तो ये 5% हो गया, ठीक है, इनका होल्डिंग कम हो गया। बट ऐसा नहीं चलेगा, अगेन ऐसा नहीं चलेगा। रूल्स ये है कि ठीक है, कंपनी को पैसे का जरूरत है तो कंपनी इशू कर सकती है, मतलब फर्दर इशू कर सकती है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन इस बात का है, जब भी फर्दर इशू करेगी कंपनी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर पहले ऑफर करना पड़ेगा, और इस ऑफर को बोला जाता है राइट शेयर्स। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इतना दिन इस बिजनेस में स्टार्टिंग में जब कोई विश्वास नहीं कर रहा था तो इन्होंने विश्वास करके पैसा लगाया, ठीक है।
अब इनका होल्डिंग इसीलिए कम हो जाएगा क्योंकि कंपनी फिर से इशू कर रही है, तो इनको कुछ प्रिविलेज एडवांटेज मिलना चाहिए। एडवांटेज क्या है, कंपनी को पहले इनके पास आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा हम लोग फर्दर इशू करना चाह रहे हैं। तो क्या कंपनी आउटसाइडर को नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती, लेकिन पहले इनको ऑफर करेगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी पहले ऑफर करेगी, फर्दर पब्लिक ऑफर के पहले इनको ऑफर करेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेगी आप पब्लिक के पहले, और इसी को बोला जाता है राइट इशू, ठीक है। मतलब कंपनी बोल रही है आप लोगों ने इतना हमारे ऊपर जो है ट्रस्ट रखा है, आप लोगों ने अपना पैसा हमारे बिजनेस में जो है लगाया है, आप लोग शेयर होल्डर है, आप लोग ओनर है, तो आप लोगों का पहला हक बनता है कि आप न्यू शेयर्स जो है वो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या ये राइट इशू फ्री में होगा? नहीं, ये फ्री में नहीं होगा, ये फ्री का कोई बात नहीं है। कंपनी को पैसा चाहिए ना, फ्री में कैसे देगी भाई, इतना पैसा है नहीं इनके पास। अगर पैसा होता तो फर्दर इशू क्यों करती? कंपनी बोल रही है फर्दर इशू करेंगे, हम आप लोगों को भी ऑफर करते हैं, बाहर के लोगों को भी करेंगे। तो इनको क्या दिया जाता है? इनको दिया जाता है ऑफर लेटर, ठीक है। इनको एक्चुअली क्या दिया जाता है, राइट इशू के टाइम पे क्या होता है ना, इनको भेजा जाता है एक ऑफर लेटर, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ रहता है रेशियो। क्या लिखा हुआ रहता है? रेशियो लिखा हुआ रहता है, रेशियो ऑफ राइट शेयर, कि आपको कितने शेयर्स के बदले कितने राइट शेयर्स मिलने वाले हैं, रेशियो ऑफ राइट शेयर लिखा हुआ रहता है। अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है इनके पास अलग अलग ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है? ये चाहे तो वो शेयर्स को ले सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, आपको ऑफर कर दिया, आपको लेना है नहीं लेना है आपका मर्जी, ठीक है। या फिर ये चाहे तो क्या कर सकती है, पार्टली रिजेक्ट, ठीक है, पार्टली रिजेक्ट एंड पार्टली सब्सक्राइब, ठीक है। कुछ शेयर सब्सक्राइब कर सकती है, कुछ शेयर्स को पार्टली रिजेक्ट कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है, रिनाउंस द ऑफर, ठीक है, रिनाउंस द ऑफर। रिनाउंस द ऑफर का मतलब है ये जो लेटर आया है ना, ऑफर लेटर, ये किसी और को सेल कर सकती है, मतलब सेल ऑफ ऑफर, ठीक है। ऑफर लेटर को ये सेल कर सकती है, सेल ऑफ ऑफर लेटर टू अदर, ठीक है, ये बाहर वाले को सेल कर सकता है। कैसे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहे तो अपना जो शेयर, जो लेटर आया जहां पर लिखा हुआ है कि आप क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो आपको हम लोग राइट शेयर देंगे, और वो दिया जाता है, फ्री में नहीं दिया जाता है, हाँ कभी कभी कंसेशनल रेट में जरूर दिया जाता है, ठीक है। राइट इशू कैसे होता है? कंसेशनल रेट, ठीक है। कंसेशनल रेट में किसे मिलेगा? जो फर्दर ऑफर, मतलब बाहर वाले को मिलेगा नहीं, कंसेशनल रेट में किसे मिलेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, आउटसाइडर वाले को नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंसेशनल रेट में मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा लेती है कंपनी। और इनका रिनाउंस द ऑफर का मतलब जो बोल रहे थे, ये अपना राइट्स को किसी और को सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि बाहर ये कंपनी जब फर्दर इशू, हेलो कुछ बोल रहे हो? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, বলছিলাম ম্যাম এই যে শেয়ার যে ধরুন রাইট ইস্যু যখন ইস্যু করছে সেকেন্ড বার বা ফার্দার, হ্যাঁ সো এবারে ধরুন যখন ফার্স্ট টাইম শেয়ার ইস্যু করছে তখন তো ম্যাম অনেক আদার্স পাবলিকরাও তো শেয়ার নিচ্ছে, যারা ধরুন একটা দুটো করে শেয়ার আছে, তাদের ক্ষেত্রে কি অফার পৌঁছাবে? তাদেরকে রাইট ইস্যু দেবে কিনা এটা বলছো তো, যাদের কাছে কম হোল্ডিং আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ধরুন ম্যাম আমাদের মধ্যে ধরুন আমাদের মতো সাধারণ লোকেরা ধরুন 2-5টা শেয়ার কিনে রেখেছে, তো সেই ক্ষেত্রে তাদের কাছেও পৌঁছাবে না? সেটা রেশিওটার উপর নির্ভর করছে। যদি কোম্পানি বলে কি একটা শেয়ার হোল্ড করলেই আমি একটা রাইট শেয়ার দেব, ঠিক আছে, তাহলে তারাও পাবে, সেটা আচ্ছা, রেশিওর উপর মানে নির্ভর এটা করছে। রেশিওর উপরে, হ্যাঁ, এবার এবার রেশিওর যদি মধ্যে যারা পড়বে তাদের কাছে অফার পৌঁছাবে। হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রেই হবে। এবার যদি কোম্পানি বলে আমি 5টা শেয়ার হোল্ড করলে একটা রাইট শেয়ার দেবো, আর তোমার কাছে যদি একটা শেয়ার আছে তাহলে তুমি রাইট শেয়ার পাবে না, তোমাকে ওই লেটারটাই দেবে না, ঠিক আছে। আচ্ছা तो देखो यहाँ पर राइट शेयर्स उन्हीं को मिलेगा जो उस क्राइटेरिया में आएंगे, अगर नहीं आते हैं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और रिनाउंस द ऑफर का मतलब जो था, रिनाउंस द ऑफर का मतलब अगर मान लो ये एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ठीक है, इसके पास एक लेटर आ गया, कौन सा लेटर? राइट शेयर वाला, ठीक है। कंपनी ने इसे राइट शेयर का लेटर भेजा है कि आप राइट शेयर ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सोच रहा है मुझे नहीं लेना है, हम ये लेटर को किसी और को भेज देते हैं जो शेयर
होल्डर नहीं है, ठीक है, ये इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन इसको इस कंपनी का शेयर खरीदना है। अगर ये मार्केट से खरीदेगा ना, अगर ये मार्केट से खरीदेगा, इसको जो रेट देना पड़ेगा ये काम कर सकता है, ये वाला लेटर खरीद सकता है, ठीक है, ये बेच देगा तो लेटर इसके पास आ जाएगा। इस लेटर में लिखा हुआ रहता है कि आपको राइट शेयर तो मिलेगा ही और कंसेशनल रेट भी बता दिया जाता है। नॉर्मली कंसेशनल रेट ही होता है, मतलब इनको और एक फेवर किया जाता है। पहला तो है कि आप फर्दर पब्लिक ऑफर में आप पहले पार्टिसिपेट करो, दूसरा बात यह है कि आपको सस्ते में मिलेगा, ठीक है, कंसेशनल रेट में मिलेगा। तो इसका क्या हुआ, ये मार्केट में मान लो शेयर 100 रुपए का जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस लेटर में लिखा हुआ है कि शेयर 90 रुपीज में मिलेगा। अब क्या हुआ, इसने इससे पैसा देके ये खरीद लिया, ठीक है, इसने इससे पैसा देके लेटर को खरीद लिया, और लेटर को खरीदने के बाद ये जो शेयर मार्केट से खरीदने से 100 रुपए में मिलता है, मान लो ये लेटर को इसने 5 रुपए में बेच दिया, ठीक है, तो इसको शेयर खरीदना पड़ेगा 90 रुपीज कंपनी को देना पड़ेगा और इसको 5 रुपए दे दिया, ठीक है, फिर भी इसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 95 ही हुआ, ठीक है, फिर भी इसको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हम एक शेयर का एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो एक शेयर अगर मार्केट में खरीदना होता तो 100 रुपए लगते, ठीक है, 100 रुपए लगते, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने फ्रेंड से, मान लो ये फ्रेंड है उसका जिसने इस कंपनी में शेयर होल्ड कर रखा है, इससे 5 रुपए में वो ऑफर लेटर खरीद लिया, ठीक है, और 90 रुपीज उसमें लिखा हुआ था कि एक शेयर 90 रुपीज से खरीदना पड़ेगा, कंपनी को 90 दिया, दोस्त को 5 दिया, 95 में काम हो गया, मतलब फिर भी इसका 5 रुपए का बेनिफिट है। तो अगर कोई चाहे तो इस तरह से उस लेटर को खरीद सकता है। तो इसे बोलते हैं अपना राइट्स को छोड़ देना, यानी रिनाउंस करना, ठीक है, किसी को सेल कर देना। और एक हो सकता है कि पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देना, कि ना तो किसी को बेचा ना तो खुद खरीदा, इसे बोलते हैं रिजेक्ट कर देना। या फिर ऐसा हो सकता है, मान लो यहाँ पर ऑफर था कि 10 शेयर जो है मिलेगा इनको इनके हिसाब से, और इन्होंने 8 खुद खरीद लिया और दो लेटर मतलब 2 शेयर्स का जो कैपेबिलिटी है वो इनको सेल कर दिया, तो पार्टली खरीद भी सकते हैं पार्टली बेच भी सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है, लेकिन वो डिक्लेयर डेट के अंदर करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। तो ये होता है राइट शेयर का कंसेप्ट, कि हम लोग इस तरह से राइट शेयर्स का जो है कंपनी अगर फर्दर पब्लिक ऑफर करेगी तो ऑब्वियसली कंपनी को हमेशा क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही कंपनी कर सकते हैं। और मार्केट प्राइस जो है वो हमेशा ज्यादा होता है राइट इशू के प्राइस से, ठीक है, राइट इशू से जो शेयर मिल रहा है उसका प्राइस जो होगा, मार्केट प्राइस हमेशा उससे हाई रेट पे होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस हमेशा उससे हाई रेट पे होगा। अच्छा, अब देखो हम एक क्वेश्चन बता देते हैं तो तुम लोग कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पर तो मुझे नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ दिख रहा है शायद एक क्वेश्चन, यहाँ पर ये देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि हमें नॉर्मली राइट शेयर्स पे क्या फॉलो करने बोलता है, हमें एक्स राइट और कम राइट प्राइस कैलकुलेट करने बोलता है। देखो क्या बोला है, कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कंपनी चाहती है कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू करे, और राइट इशू करके वो अपना शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहती है, ठीक है। द कंपनी इज ऑफरिंग 1 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है, अगर किसी के पास 2 शेयर है, कम से कम 2 शेयर है, तो उसे एक राइट शेयर मिल जाएगा। यानी इस केस में अगर देखो तो अगर किसी के पास 1 शेयर है तो उसे कभी भी राइट शेयर नहीं मिल सकता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 240, मार्केट में इस शेयर्स का वैल्यू चल रहा है 240, एंड द कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर्स फॉर 120 ईच। और कंपनी राइट शेयर कितना दे रही है, जैसे मैंने बोला था मार्केट में शेयर का जो, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसका मार्केट में तो एक शेयर का प्राइस चल ही रहा होगा, कंपनी फर्दर इशू कर रही है, पहले अपने एग्जिस्टिंग वालों को ऑफर की है, वो एक एक शेयर 120 में ऑफर करी, मतलब लगभग हाफ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द राइट, हमें बोला है कि राइट का वैल्यू कैलकुलेट करो। व्हाट शुड बी द एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर्स, एक्स राइट प्राइस और कम राइट प्राइस, 2 प्राइस होता है राइट शेयर्स का। एक्स राइट प्राइस का मतलब होता है कि आफ्टर राइट इशू शेयर का वैल्यू क्या है, और क्यूमुलेटिव ऑफ राइट्स का मतलब होता है कि बिफोर राइट इशू शेयर्स का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो बिफोर राइट इशू शेयर का मार्केट वैल्यू है 240, देखो क्या हुआ, मार्केट में वैल्यू चल रहा है 240 एक शेयर का, ऐसे मोमेंट में कंपनी ने डिक्लेयर किया है राइट इशू, और राइट इशू का प्राइस रखा गया है 120, मतलब
कम राइट प्राइस मतलब होता है मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू, दैट इज 240, ठीक है। और एक्स राइट प्राइस होता है, एक्स राइट प्राइस का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, देखो यहाँ पर करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा मार्केट प्राइस, ठीक है। यहाँ पर पहले देखो राइट शेयर कैसे दे रहा है, राइट शेयर ये पहले देख लेते हैं कितना मिलेगा। राइट शेयर्स कितना मिल रहा है यहाँ पर, फॉर एवरी 1 for 2, ठीक है, 1 for 2। तो यहाँ पर टोटल मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर एक्स राइट प्राइस, ठीक है, एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर 240 है मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर किसी को एक शेयर्स किसी के पास 2 शेयर्स है तो उसे एक राइट शेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। 2 शेयर्स है तो एक राइट शेयर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो रहा है टोटल, यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर। अच्छा, अगर किसी के पास 2 शेयर्स है तो उसे एक राइट शेयर्स मिलेगा, और तो कुछ नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया है, तो 1% के बेसिस पे ही हमें इसे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो 1% के पास अगर 2 शेयर्स है, मान लो 1% के पास ऐसे 2 शेयर्स है, ठीक है, ये ऐसे करते हैं, देखो इसके पास 2 शेयर्स है, एक और ये रहा 2, ठीक है। अब इसके पास आ जाएगा एक राइट शेयर्स, ठीक है, एक राइट शेयर्स आ जाएगा, ये पहले से एग्जिस्टिंग शेयर्स है, तो टोटल इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 3। और इसके 3 शेयर्स के वैल्यू क्या होंगे, पहले 2 शेयर्स के वैल्यू कितना करके है मार्केट का, और अभी क्या होगा, तो पहला जो 2 शेयर्स है उसका मार्केट वैल्यू है कितना करके, ये देखो 240 करके है, ठीक है, 240 करके है। और अभी जो एक शेयर्स आएगा उसका वैल्यू कितना है, 120 करके कंपनी ने ऑफर किया है, ठीक है। तो 1 into 120 मतलब हम लोग उस पर्सन का टोटल मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब जो पर्सन इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उसके पास पहले से 2 शेयर्स है, और वो 2 शेयर्स का मार्केट में प्राइस चल रहा है एक शेयर का 240 करके, यानी उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है 480 का। अब क्योंकि उसने पहले से 480 इन्वेस्ट कर रखा था, तो कंपनी ने उसे एक ऑफर दिया कि आप एक और राइट शेयर ले लो, क्योंकि आपके पास 2 शेयर्स है, और वो कंपनी ऑफर कर रही है 120 रुपए में, तो ये हो गया 120, ऐसे करके इसके पास 3 शेयर्स आ गए। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू हो गया 200, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हम लोग का निकल के आ गया 200। अच्छा, ये हो गया हम लोग का 200 एक्स राइट प्राइस। अब हमें क्वेश्चंस में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है एक्स व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस, तो एक्स राइट मार्केट प्राइस हम लोग का 200 आ गया, ठीक है, यही वाला इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। एक्स राइट मार्केट प्राइस हो गया हम लोग का 200, ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ राइट्स पूछा जाए कि राइट्स का वैल्यू फिर कितना हुआ, अगर मान लो क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता वैल्यू ऑफ राइट्स, तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट्स। और ये एक्स राइट ही क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने राइट इशू के बाद वो एक पर्सन का टोटल वैल्यू निकाला, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतना आ जाता है, उसने कंपनी में ऑलरेडी 480 लगा रखा है और 120 और भी देगा, और उसके पास इसके बदले 3 शेयर्स होगा, मतलब मार्केट में शेयर्स का प्राइस हो जाता है 200 करके। और वैल्यू ऑफ राइट्स कैसे निकालेंगे, पहले कम राइट प्राइस था 240, कम राइट प्राइस था 240, और एक्स राइट प्राइस हो गया 200, मतलब ये था राइट इशू के पहले, ये राइट इशू के बाद, तो राइट इशू का वैल्यू कितना हो गया, ये दोनों का डिफरेंस, यानी ₹40 पर शेयर, ठीक है, ₹40 पर शेयर, ये हो गया हम लोग का वैल्यू ऑफ राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी जो है राइट शेयर्स ले रहा है, तो उसका राइट शेयर्स, एक राइट शेयर्स का वैल्यू अगर 40 रुपीज है, क्योंकि इसे यहाँ पर कितना राइट शेयर्स मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा था एक ही मिल रहा है ना, यहाँ पर बोला था फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड बाय
द शेयर होल्डर, ठीक है। फिर 40 रुपीज, ये हमें बोला नहीं है, ये मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, ये हमें वैसे भी नहीं बोला है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, ये कंक्लूजन आ सकता है इस क्वेश्चन से, हेंस एनी वन desirous of having a confirm allotment of one share from the company at rupees 120 will have to pay मतलब एक्चुअली कंपनी को कितना देना पड़ेगा, ₹80 देना पड़ेगा। क्यों ₹80 देना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, वैल्यू ऑफ राइट्स हो गया ₹40 इंटू 2 यानी ₹80 टू एन existing shareholder holding 2 shares and willing to renounce his rights of buying one share in favor of that person। ये मैंने क्या लिखा है देखो, ये सब बोला नहीं क्वेश्चन में, ये इससे हम लोग राइट शेयर्स का पूरा आइडिया ले सकते हैं। ये मैंने क्या लिखा है, hence anyone desirous of having a confirmed allotment of one share from the company, अगर कोई confirm allotment लेती वन शेयर मतलब एक राइट शेयर लेती है 120 वाला, will have to pay 80 to an existing shareholders holding, ठीक है, ये वाला holding shares and willing to renounce his rights of buying one shares in favor of that person। मतलब अगर कोई अपना राइट्स बेचना चाहता है तो उसे उस पर्सन से कितना लेना चाहिए जिसको बेचना चाहेगा। अगर खरीदना चाहता है तो कंपनी को 120 दे देगा, लेकिन अगर वो अपने राइट्स को बेचना चाहता है तो उसे कितना किसी से लेना चाहिए वो बता रहा है। तो वैल्यू ऑफ राइट्स क्या हो रहा है, 40 रुपीज हो रहा है, क्योंकि देखो अभी कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है 240, ठीक है, राइट इशू के बाद वो 200 होगा। मतलब जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग वो इशू एक्सरसाइज करेंगे तब जाके वो 40 रुपीज से कम हो जाएगा शेयर का वैल्यू। लेकिन अगर अभी किसी को खरीदना है, कंपनी जब फर्दर ऑफर कर रही है तो राइट्स वालों को वो 120 में मिलेगा एग्जिस्टिंग वालों को, लेकिन बाहर वाले को तो 240 से ही खरीदना पड़ेगा। तो अगर किसी को अपना राइट्स बेचना है तो उसका एक्चुअली लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि बाद में वो 240 रुपीज, तो ये 40 रुपीज वो चार्ज कर सकता है जिसको वो बेचना चाहता है उसको, ठीक है। 80 टू एन एग्जिस्टिंग मतलब वो अपने एक एक शेयर का कॉस्ट, मतलब 2 शेयर्स के बदले मिल रहा है ना, तो 80 रुपीज जो है वो चार्ज कर सकता है अपने जो सेल करना चाहता है, जिसको अपना राइट्स अगर रिनाउंस करना चाहता है तो। मतलब वैल्यू ऑफ राइट्स पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। तो 40 रुपीज हो रहा है वैल्यू ऑफ राइट्स, तो 40 रुपीज करके एक एक शेयर पे यानी 2 शेयर्स पे 80 रुपीज उसे लेना चाहिए जिस पर्सन को वो अपना राइट्स बेचना चाहता है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी हमें बोला नहीं था, सिर्फ हमें मार्केट प्राइस बोला था, एक्स राइट मार्केट प्राइस, यानी राइट इशू होने के बाद मार्केट प्राइस क्या होगा ये कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ 4 तक किया, ठीक है, ये 3 वाला भी कर लिया, यहाँ पर 1 2 3 ये सारा ही कर लिया। तो तुम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 और यहाँ नीचे जितने भी क्वेश्चन है ये होमवर्क में देख सकते हो, ये हम शेयर कर देंगे तो नेक्स्ट दिन हम लोग ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 और उसके बाद तो यहाँ पर लिख देते हैं होमवर्क 5 ऑनवर्ड्स, ठीक है, उसके बाद तो ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, आज इतना ही कर।